पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह से धुलाई कर दी है, नरेंद्र मोदी सरेंडर करने पर मजबूर ही हो गए। हमने 3 दिन इंतजार करने के बाद 3 गुना जो है उससे ज्यादा मिसाइल दागे। इसका मतलब है कि हर अपर राइपेरियन है वो लोअर राइपेरियन का पानी रोक लेगा। मेरे इलाके के लोग अभी मुझे सपोर्ट करते थे, वो भी सपोर्ट नहीं करते थे। दाग के लिए भी दूध में केमिकल मिलाया जाता है। पाकिस्तान से जंग में हार, मोदी सरकार सदमे से दो चार, शिकस्त छुपाने के लिए खिसियानी बिल्ली बनकर खंबा नोचने लगे। तबाहशुदा आदमपुर एयरबेस पर रंगो रोगन के साथ प्लांटेड फोटोशूट। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतखाने के एहलकार को भी नापसंदीदा शख्स करार दे दिया। पाकिस्तान का भी जैसे को तैसा जवाब। नापसंदीदा सरगर्मियों में मुलव्विस भारतीय हाई कमीशन के ओहदेदार को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। अमरीकी सदर ट्रंप की दौरे सऊदी अरब पर पाक भारत कशीदगी की बातें। दोनों ममालिक के दरमियान सफीर और सीजफायर पेशरफ पर इजहार इत्मीनान हुआ। पाकिस्तान और भारतीय हुकाम को एक टेबल पर बिठाकर खाना खिलाने की ख्वाहिश। ट्रंप का खत्ते में हकीकी अमन के लिए किरदार कितना अहम हो सकता है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। 2025-26 बजट में किसको रिलीफ और किसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ। पाकिस्तान और IMF में बजट साजी पर मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रिलीफ पर IMF को मनाने के लिए खुसूसी तैयारियां जारी। कराची में चाय के नाम पर लोगों को क्या कुछ पिलाया जा रहा है। सिंध फूड अथॉरिटी की रिपोर्ट में हैरानकुन इंकशाफात सामने आ गए। चाय की पत्ती और दूध में खतरनाक केमिकल की मिलावट का इंकशाफ हो गया। माजरा क्या है, प्रोग्राम में जानेंगे। और पाकिस्तानी फाइटर सागा कलीम और राबिया नूर का एक और कारनामा, किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। बाकू में सब जिलाली परचम सरबुलंद करने वाले फख्र पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोले में मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया बोल है में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत और आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। और सुबह खैर, और मेरे साथ मौजूद है सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आपकी सुबह का आगाज बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो सरहद पार से छोड़े गए वो चुटकुले मुलायजा कर लीजिए जो अभी तक शगुफे छोड़े जा रहे हैं। अब देखिए, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी है, दुश्मन पर अफवाज पाकिस्तान की तारीखी फतह है, भारत की हज़ीमतनाक शिकस्त है। अब मोदी सरकार आपे से बाहर होती दिखाई दे रही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। अब ड्रामे किए जा रहे हैं जिसके हवाले से वो बहुत मशहूर हैं, लेकिन भारत के चाहे वो टीवी के ड्रामे हों वो भी बहुत लंबे और बहुत फीके होते हैं, चाहे वो पुलवामा या पहलगाम ड्रामा हो वो भी बहुत लंबा और बहुत फीका होता जा रहा है। ऐसा ही एक ड्रामा हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा और आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जब बड़े दिनों बाद पिटने के बाद, हारने के बाद आए तो उसके बाद उन्होंने इस तरह का एक फ़िज़ाई मुक्का लहराने की कोशिश की। उनके पस मंज़र में एक जहाज़ को पेंट वेंट करके खड़ा कर दिया और उसके बाद ये जो तस्वीर हैं ये है आदमपुर की। आदमपुर आपको याद होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने आपको बताया कि तबाह होने वाले एयरफील्ड्स और एयर बेसिस में आदमपुर भी एक एयरफील्ड और एक बेयर बेस था जो तबाह हुआ था। और जो डिफेंस सिस्टम था, असल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ था कि S-400 जो डिफेंस सिस्टम था उसको यहाँ पे हमने ज़क लगाई थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह यहाँ पहुँच के और एक ड्रामा किया जाए। तो वहाँ पे जो तमाम तर बेस पे एहलकार थे उनके हमरा वो खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उन्होंने कुछ नारे शारे लगा दिए, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहाँ के ही न्यूज़ चैनल्स ने अब क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है कि भाई ये S-400 जिसको आप पीछे आपके पस मंज़र में, इफ़ वी हैव दैट पिक्चर कैन वी प्लीज़ शेयर इट, कि वो S-400 के जो आपने दो उसके तंबू हैं अपने पस मंज़र में खड़े करके लगा दिए हैं। जो डिफेंस सिस्टम होता है वो सिर्फ मिसाइल लॉन्च करने से नहीं चलता है, उसके लिए रडार होता है और बाकी तमाम तर तनसीबात होती हैं। और पाकिस्तान का क्लेम यह है कि वो रडार ही हमने तबाह कर दिया था, तो अब आप क्या ही मिसाइल चलाएंगे, क्या ही मिसाइल और क्या ही पिद्दी और क्या ही पिद्दी का शोरबा। और हमने फिर क्या किया था, पाकिस्तान व्हेन केम, पाकिस्तान ने वो सैटेलाइट इमेजरी दिखाई थी कि जिसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया इस चीज़ की मुतरफ थी कि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई की है। पाकिस्तान ने मिसाइल मारे थे, पाकिस्तान ने सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक बल्कि मिसाइल JF-17 से शूट किया था, जिसके बाद आदमपुर पे और अब ये भी चीज़ सामने आ रही है कि जो इस चीज़ को ऑपरेट करता था वो
भी मारा गया है इस तमाम तर मामले में। सो दैट इज़ द थिंग। और भारत की तरफ से तो बार बार उन्हें हजीमत का सामना करना ही पड़ रहा है। नाउ ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद वो एक नया ऑपरेशन कर रहे हैं और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कवर अप। अच्छा फैसल, ये कोई नई बात नहीं है। जो नरेंद्र मोदी हैं वो हमेशा से देखा जाता है कि जो बॉलीवुड की फिल्म्स हैं, जो उनकी नाकाम तरीन हिकमत अमली है, उसका सहारा लेने की कोशिश करते हैं। और कभी भी जो है वो नरेंद्र मोदी की जो अब है एक अच्छे तरीके से जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज ने जिस तरह से धुलाई कर दी है, नरेंद्र मोदी सरेंडर करने पर मजबूर ही हो गए। एब्सोल्युटली कर चुके हैं। इसीलिए उनके अपने ही भारत से ये वो सैटेलाइट इमेजरी है जो पाक फ़िज़ाइया ने बताई कि यहाँ आपको हिट किया गया है। जबकि उनके पास से क्या है, उनके पास से सिर्फ 2 जुमले हैं। एक तो ये कि अगर जंग हुई, भगवान ना करे कि हो, लेकिन अगर हुई तो वैसी नहीं होगी। और दूसरा उनका जुमला जो कि अब सदियों याद रखा जाएगा कि देखिए जंग में तो नुकसान हो ही जाता है। लेकिन अब इससे भी बढ़ के गौर प्रॉब्लम ये है कि हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि समझ में नहीं आ रहा कि भारत चाह क्या रहा है। अब सिफारती आदाब की भी खुला खिलाफ वर्जी शुरू कर दी है। नई दिल्ली में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है, सिफारत खाने के अहलकार को उन्होंने परसोना नॉन ग्रेटा यानी नापसंदीदा शख्सियत करार दिया और उसके बाद उनको वहाँ से निकल जाने का कहा। फिर उसमें पाकिस्तान ने भी वैसे ही किया, लेकिन उस पर उनको भरपूर फैसल, ये भी इससे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जैसे का तैसा जवाब मिला है, पाकिस्तान ने जवाब देकर भारतीय हाई कमीशन के ओहदेदार को नापसंदीदा शख्स करार देकर मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दे दिया है। इस तमाम तर हालात में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का दौरा हुआ है सऊदी अरब का। बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल किया गया है सऊदी वलीअहद की जानिब से, जो कि बड़ा मकबूल है। डोनाल्ड ट्रंप कहा जा रहा है फैसल इस वक्त के डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा इंपॉर्टेंट ऐलान भी करने जा रहे हैं। बेसिकली ही इज़ ऑन अ मिशन। और उससे पहले भी वो कह चुके हैं कि मैं रूस और यूक्रेन लड़ाई नहीं देखना चाहता। वो गज़ा और इसराइल के मामले पे भी ही इज़ थिंकिंग समथिंग। और अब जो मशरिक़ वुस्ता के दौरे पर वो आए हैं, रियाद पहुँचे हैं, बहुत ही रिवायती तरीके से, जैसे कि अरब रिवायत के हिसाब से उनका इस्तकबाल किया गया। तमाम तर जो मौज़ूद शख्सियात थी वो उनके हमरा बैठी थी और उनको जो मेहमानों को कहवा पेश किया जाता है उनको वो पेश किया गया। खैर वो उन्होंने पिया नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट अच्छा अब हुआ ये कि वहाँ पे उन्होंने मुआहदों पे दस्तखत भी किए हैं और वहाँ पे उन्होंने गुफ्तगू की कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है तारीख़ी जंग बंदी हमने कराई है और दोनों ममालिक के रहनुमाओं को ये भी कहा है कि डील करते हैं, तिजारत करते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं अपने ज़रा इंतज़ामिया को कहूँगा कि दोनों को यानी पाकिस्तान और भारत को, ऑब्वियसली वो टॉकिंग अबाउट शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी, कि मैं उनको बिठाऊंगा और कहूँगा कि इनको ज़रा कुछ खाना शाना खिलाएं। साबिक सफ़ीर और इंटरनेशनल एक्सपर्ट जमील अहमद खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमील अहमद खान साहब, सबसे पहले तो सुबह खैर, खुश आमदीद। और एक बड़ी ज़बरदस्त सुबह है पाकिस्तान में तो यकीनी तौर पे, लेकिन भारत में जो है वो हालात बड़े ख़राब हैं। मोदी सरकार यकीनी तौर पे बौखलाहट का शिकार है। साथ साथ ट्रंप ने बड़ा कार्ड प्ले कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि मैं सालिस का किरदार अदा करना चाहता हूं, जो कि भारत को किसी तौर भाएगा नहीं। क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं खत्ते में? जी, खत्ते में दो इस डायमेंशंस हैं। एक तो जो जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें क्या तब्दीली आ रही है, जिसका इशारा आपने अपने इंट्रो में दे दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये तारीख साज जो इस वक्त विजिट है सऊदी अरब का, कतर और फिर यूएई का, वो भी करेंगे। तो एक तो वो हो रहा है, दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में भी जियो पॉलिटिकल उनसर का अमल शामिल है। तो इसको देख के पहले बायलैटरल को देख लेती हैं कि इंडिया ने क्या किया और हमने क्या किया और उसके बाद इंडिया ने कैसे सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट की। तो पहली तो बात यह है कि छोटा सा पस मंज़र 30 सेकंड का, कि ज़ाहिर है पाकिस्तान ने तो कुछ पहल नहीं की। पाकिस्तान ने के खिलाफ जब मिसाइल दागे गए और कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने टेररिस्टों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया, ये वही नैरेटिव जो इंडिया शुरू से बनाता आया है। और वो ये दुनिया को इसलिए बनाता है कि कश्मीरियों को भी टेररिस्ट डिक्लेयर करता रहा है, ताकि जो उनको कानून में, इंटरनेशनल कानून में इजाज़त है अपनी मज़ाहमती तहरीक की, अपनी आज़ादी की, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया है सिक्योरिटी काउंसिल के आर्टिकल 47 के तहत, उससे नजरें हटाएं। और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा पिछले दिनों, लेकिन अब वो कामयाबी ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो लिहाजा हमने तो कह दिया था कि आपने ये
पहल की है और आपने इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी की है, जिसमें आपने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की खिलाफ की है, वर्जी की है। हम अपने वक्त में, अपने टाइम पे, अपने लिहाज से, अपने अंदाज में हम जरूर इसका जवाब देंगे और दुनिया को बता दिया। आप पढ़ लें एलामिया जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने शाया किया था, वो बिल्कुल एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पूरी दुनिया को बता दिया। हमारी फॉरेन पॉलिसी का वो हिस्सा भी बन गया। तो हमने 3 दिन इंतजार करने के बाद 3 गुना जो है उससे ज्यादा मिसाइल दागे, उससे ज्यादा हमला किया और दुनिया के सामने किया। हमने तो कह दिया था कि हम लोग हमेशा अमन पसंद लोग हैं, हम नहीं चाहते कि गुलशन का और इस पूरे इलाके का अमन खराब हो। लेकिन जब आपने कर ही दिया तो हमने अपनी इज्जत व नामूस, वक़ार व तकरीम, उसकी भी तो हिफाजत करनी है ना कौमों ने। तो हमने उसकी, हमारे पाकिस्तान के जांबाजों ने, शहीदों ने, पाकिस्तान के गाजियों ने उसकी हिफाजत करके पाकिस्तान की हुर्मत को बचाया, जो कि हर मुल्क का फर्ज है। हर मुल्क इसमें एक चीज़ ये भी है कि देखिए, जो तमाशा लगना था वो लग गया, पाकिस्तान ने अपना दिफा कर लिया, हिंदुस्तान अपने जख्म चाट रहा है, सीज़ फायर हो गया, DGMOs की मुलाकात हो गई, बात हो गई, सब कुछ हो गया, एंड नाउ एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। इसके बाद भी कोई मुल्क कैसे किसी दूसरे मुल्क के सफ़ीर को या सिफारती अमले को कह सकता है कि जी आप हमारे लिए नापसंदीदा शख्सियत हैं, आप ज़रा जाइए? वाई? ये अगर उस दौरान होता ना जमील साहब, जिस वक्त ये हो रहा था, जिस वक्त ये गोलाबारी हो रही थी, जिस वक्त ये टेंशन बनी हुई थी, उस वक्त होता तो शायद समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे समझ में ये चीज़ नहीं आई। आप अपने तजुर्बे से बताइए कि ये भारत ने क्यों किया है? ये कोई उनकी टैक्टिक है या फिर अगेन वही बौखलाहट है? नहीं, देखिए, इसका सियासी पहलू ये है कि वो दुनिया के सामने जो अपना नैरेटिव दोबारा पेश करना चाह रहे हैं कि हम टेररिज्म अगर आइंदा हुआ तो हम उसके खिलाफ दोबारा उसको हम समझेंगे कि वो हम ऐलान जंग है पाकिस्तान की तरफ से। तो उस लिहाज से अगर वियना कन्वेंशन का आप देखें कि उसमें पर्सनल नॉन ग्राटा किस तरह करते हैं, वो हर मुल्क का इस्तेहकाक है, उसमें उस मुल्क को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने किया, हमने भी कर दिया, हम भी बहुत दफ़ा करते हैं, दुनिया में दूसरे ममालिक भी करते हैं, तो उसको मैं इतनी ज़्यादा उसको वेटेज नहीं दूंगा। लेकिन उसका सियासी एडवांटेज जो इंडिया उठाना चाह रहा है, यकीनन वो काबिले बहस है और उस पर बहस किया जा सकता है। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा आगे इंडिया अपनी चालें चल रहा है, और वो चालें चल रहा है कि एक दफ़ा फिर जब नरेंद्र मोदी ने अपने एक तकरीर में जो कि 3 दिन के बाद उन्होंने की, इसलिए कि उनके अवाम की जो क्रिटिसिज्म नज़र आ रही थी, रोडों पर लोग जो निकल आए थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये किसी न किसी तरीके से फेस सेविंग की जाए, क्योंकि बीजेपी वो चलती ही एक तशद्दुद पसंदी पे है। और जब नरेंद्र मोदी 14 साल की उम्र से वो एक RSS के मेंबर, तो वो RSS से अपनी सियासी ताकत हासिल करते हुए और अपने पूरे माशरे को भी उन्होंने सप्रेस किया हुआ है, मीडिया को सप्रेस किया हुआ है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको गवर्नमेंट के इदारे गैर कानूनी अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो RSS के कारिंदे जाके उनको डंडे मार के और उनको सप्रेस करके मीडिया से भी चाहते हैं कि जिस तरह वो चाहें, और उन्होंने कर भी लिया। जुडिशरी को भी सप्रेस करते हैं, कानून साजी के तहत भी करते हैं। आपसे ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा, भारत का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि एक तो उन्होंने पूरी कोशिश की फैक्टिव से लेकर IMF तक के वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएँ। उनकी हमेशा से कोशिश रही अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को खुदा न खास्ता दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर कराएँ। उनके मीडिया पर्सन तो रोग नेशन कहते रहते हैं। मेरे ख्याल से वो फिल्म देख के आ जाते हैं कोई हॉलीवुड की और उसके बाद वो रोग नेशन कहते रहते हैं। बट द थिंग इसके भारत का इसमें एक मौक़िफ़ रहा है, और वो मौक़िफ़ है पाकिस्तान से दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान दहशतगर्द भेजता है, पाकिस्तान दहशतगर्द स्टेट है। मीनवाइल हम अमन की बात करते हैं, हम अमन का प्रचार करते हैं। वाई? क्यों? जब पूरी दुनिया को पता है कि ये नरेंद्र मोदी ये कसाब है गुजरात के मुसलमानों का, ये बुचर ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है, इसको अमेरिका ने मना कर दिया था आने से, तो हम क्यों भारत को ये डिक्लेयर नहीं कराते कि जी हमारे और आप में फ़र्क है कि हम यहाँ दहशतगर्द पकड़ते हैं और आप दहशतगर्द को इलेक्ट करवाते हैं? जी हाँ, इन बातों को मनवाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं दुनिया में। लेकिन पहली बात तो ये है कि हम तो अमन पसंद मुल्क हैं, और हमने दुनिया के जो कानून हैं एक अच्छे शहरी और एक अच्छे मुल्क के स्टेट के तौर पर, अच्छी रियासत के तौर पर हम हमेशा उसकी पासदारी करते हैं। और हमने तो इंडिया को भी कहा हुआ था कि हम चाहते हैं हमारे साथ आप
ये जो गैर कानूनी अगर करोगे तो उसका जवाब आएगा। और हमने कह दिया था कि हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादां ये समझ बैठे कि हम में कुव्वते ललकार नहीं। तो उन्होंने देख लिया। लेकिन आपकी बात पर मैं आ जाता हूँ कि इंडिया अगर ये नैरेटिव इस्तेमाल न करे तो इंडिया को 90 लाख के करीब फौज को, इतनी बड़ी फौज को वहाँ रखने की क्या जरूरत पेश आए कश्मीरियों को सप्रेस करने के लिए गैर कानूनी तौर पर। तो वो एक जवाब बनाता है कि किसी न किसी तरीके से दुनिया को ये बावर कराए कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी होती है। पाकिस्तान को अपने सफारतकारी में पाकिस्तान को अपने सफारतकारी में भारत हमेशा से जवाब बनाता आया है, भारत का पुराना वतीरा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि भारत दहशतगर्दी को भरपूर तौर पे स्पॉन्सर करता है और खुलेआम करता है, लेकिन कबूल नहीं करता, वो एक अलग बात है। आप समझते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो ये मामला है, जो ये तमाम सूरत हाल है, ये कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे भारत का कोई इख्तियार नहीं है इस पर, लेकिन फिर भी दुनिया जानती है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। आज तक पानी जिसने भी बंद किया है वो जलीलो खार ही हुआ है। देखिए, गैर कानूनी बात जो भी हो उसके मुख्तलिफ फोरम होते हैं। अगर कोई वारदात होती है तो लोग FIR कराते हैं, उसकी तफ्तीश होती है, उसके बाद आगे जाते हैं। इसी तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी की अगर खिलाफ वर्जी की है, उसमें गैर कानूनी अगर हरकत की है इंडिया ने, तो उसका तरीक़ाकार है कि पहले नेगोशिएशन जो कि नामुमकिन है इंडिया से, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ न्यूट्रल एक्सपर्ट्स जिसका कि बड़ा तरीक़ाकार जो है तय दर तय है। उसके बाद है कि ट्राइब्यूनल जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्राइब्यूनल जिसके कि वर्ल्ड बैंक गारंटर है। तो वो तमाम चीज़ें बड़ी टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छी बात ये हुई है कि दुनिया को ये समझ आ गई है और पाकिस्तान ने बता दिया है दुनिया को कि अगर ये पानी बंद हुआ तो हम इसको अपने खिलाफ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर समझेंगे। और क्यों ना समझें, कि गोलियों से और बमों से तो नहीं लोगों को मारा जाता है। आप पानी बंद कर दे लोग मर जाएंगे। तो हमारी वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और दुनिया ने इस पर क्रिटिसाइज नहीं किया जो हमने बताया कि हम इसको डिक्लेरेशन ऑफ वॉर समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा के फिर सिक्योरिटी काउंसिल का ये फ़र्ज़ बन जाता है और हम जाएंगे। मेरा ख्याल है कि हमारी फॉरेन ऑफिस जाएगी कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन आर्टिकल 34 के तहत इंडिया को पाबंद करे। और दूसरी बात यह है वतन अजीज़ के आपके तमाम नाजरीन के लिए कि वो इंडिया अगर आज चाहे तो उनका अपना हाइड्रो का एक्सपर्ट जो इंडिया का तकरीबन सबसे बड़ा एक्सपर्ट है, उसका नाम है दराबो। तो इफ्तिखार दराबो, उसने एक आर्टिकल भी लिखा है। उसने कहा कि इंडिया ने ये डिक्लेयर तो कर दिया है, अनाउंस कर दिया है, लेकिन कम से कम इसको 30 साल लगेंगे इतने डैम बनाने में कि तमाम का तमाम पानी रोक सके। हाँ, ये ज़रूर है कि इंडिया रेगुलेटर्स को ऊपर नीचे करके शरारत कर सकता है, कभी पानी ज़्यादा छोड़ दिया, कभी कम कर दिया। वो तो पहले भी करता उसको भी पाकिस्तान ने, जी हाँ, तो लेकिन पानी बंद करना अब उसके इस वक्त टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसका अब ये है कि मंजर-ए-आम पर दो बातें आई हैं। एक तो ये है कि ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, और अगर पानी बंद किया, जब भी किया, तो उस वक्त पाकिस्तान ने बता दिया है कि ये जंग है और जंग है तो फिर जंग ही सही। तो उसमें फिर पाकिस्तान जवाब देगा। और लेकिन उससे बढ़कर बात यह है कि कश्मीर का मसला जो पसे पर्दा चला गया था, अब कश्मीर का मसला सामने आ गया है। दुनिया को पता पड़ गया है। बात करना चाह रहा था आपसे कि इस वक्त खित्ते में हवा तब्दील हो रही है, खित्ते में नहीं दुनिया भर में। ट्रंप सऊदीया में है और वहाँ पे सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है वो मंजर जो है उसकी मैं मंजर निगारी करूँ कि मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप के लिए ताली बजाते हुए खड़े हो रहे हैं और ट्रंप उनके लिए ताली बजा रहे हैं। और ये किस बात पे हुआ है कि वो शाम पर आयद पाबंदी ख़त्म करे। दिस इज़ ह्यूज। ट्रंप इज़ ऑन अ पीस मिशन, दैट इज़ अनलाइक ट्रंप। सो इस तमाम तर मामले में कि जब इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो पाकिस्तान और भारत के पास अब ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी जो सालों की लड़ाई उसको ख़त्म करें। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये कश्मीर इशू के लिए। पाकिस्तान पे अब क्या जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से वो इस चीज़ को आगे लेके चले वंस ट्रंप हिमसेल्फ हैज सेड इट। मैं इसका जवाब आपको देता हूँ, लेकिन आपने जिक्र किया सीरिया का। और देखें इस वक्त ये सारी चीज़ें जिस तरह नज़र आ रही हैं उसके पसे पर्दा जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप की बहुत सारे मज़मरात हैं। सीरिया को सैंक्शन ख़त्म करने के लिए सीरिया के सदर, जो कि अब ज़ाहिर है सदर हैं वहाँ के, उससे पहले वो एक ग्रुप के एक मुज़ाहमती ग्रुप, एक दहशत ग्रुप के सरबराह थे और जिसमें कि उनके के लिए रिवार्ड रखा गया था अमेरिका की तरफ से 10 मिलियन का, कि इनको जो पकड़ के लेके आए या इनको जो न्यूट्रलाइज करे 10 मिलियन देंगे।
उसके बाद जब अमेरिका ने जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप को उन्होंने चाहा कि ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ईरान का इन्फ्लुएंस ख़त्म किया जाए, तो ये सारा सिलसिला दोबारा हो गया। ये थोड़ा सा मैंने इशारा किया है कि जियो पॉलिटिकल जो ज़रा है बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो वो उस चीज़ को इजराइल को और मज़ीद मजबूत करने के लिए कि ईरान अब सीरिया से हमेशा के लिए उसका एक्सेस ख़त्म हो जाए, तो इसका एक पीछे तो खैर उसकी ये है। लेकिन अच्छी बात है कि सीरियन लोग बड़े खुश हैं और वो अपनी आ जाते हैं आपकी बात पर कि अभी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उस प्लेटफॉर्म पे, जो कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, US सऊदिया इन्वेस्टमेंट फोरम, तो उसमें ट्रंप का बिलबदी तकरीर वो कर रहे थे और बड़ी उम्दा और बड़ी जामे तकरीर की है। नॉर्मली ज़रा इससे हट कर करते हैं, लेकिन बड़ी जामे किस्म की तकरीर कल हुई और उसमें उन्होंने बताया कि सऊदी अरबिया में कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो उसको सीज़ फायर कराने में हमने बहुत मदद की, वरना मिलियंस के हिसाब से लाखों अफराद मारे जाते। और साथ में तारीफ़ की JD वेंस की और साथ में तारीफ़ की उन्होंने मार्को रूबियो की तारीफ़ की कि उनकी वजह से ये हुआ। हमें पता है कि उन्होंने कांटेक्ट किया और ये कल डार साहब ने बता भी दिया। हमें इल्म है कि रिक्वेस्ट गई थी, इंडिया ने कहा कि हाँ जी हम करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान से पूछा गया, हमने क्या दिया कर। अपॉर्चुनिटी क्या निकली है इसमें से? अपॉर्चुनिटी ये निकली है कि पहली मर्तबा इंडिया का वो जो एक नैरेटिव था, वो टैबू जो था कि जी हमने बायलैटरल करना है, शिमला एग्रीमेंट हमारे सामने, हम इसके अलावा कोई बात नहीं करते, हम UN की बात नहीं सुनेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे क्योंकि हमारे पास ये शिमला एग्रीमेंट है, वो उन्होंने खुद अपने हाथों से फाड़ के फेंक दिया क्योंकि अब उन्होंने थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन कबूल कर ली। आज अखबारों में कह रहे हैं कि नहीं दोबारा, और ट्रंप भी को ने भी इशारा दिया है कि इनको दोबारा आपस में बात करनी चाहिए। लेकिन ये बात एक दफ़ा फ्रंट पर आ गई, लोगों को पता है कि दुनिया में न्यूक्लियर खंजर दुनिया के ह्यूमैनिटी के गर्दन पे पड़ा हुआ है। अगर ये मामला ख़त्म नहीं हुआ तो दो न्यूक्लियर नेबर्स जो हैं उनके दरमियान ये तलखी रहेगी। वो तलखी किस उरूज तक पहुंच सकती है ये दुनिया को अंदाज़ा है। ये अचानक क्या हो गया कि एक दिन वो JD वेंस कह रहे थे कि नहीं इनका आपस का मामला है, तो निपटने दो, दूसरे दिन किस तरह पलटा खा लिया सारी चीज़ों ने। वही तो वजह होगी ना, पाकिस्तान ने कह दिया था और इंडिया को भी पता है, दुनिया को भी पता है, कोई मुल्क कहीं भी हो अगर उसको आप दीवार से लगा दोगे, जिसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कहते हैं, तो अगर वो आ जाएगी तो फुल स्पेक्ट्रम वार का मतलब है आपके पास पत्थर है, लाठी है, बम है, बारूद है, आप हर एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं दुनिया में, कोई भी मुल्क हो। तो उस लिहाज से पाकिस्तान ने पहले बतला दिया था कि देखो ये नहीं करो, ये मामला फुल स्पेक्ट्रम वार तक जा सकता है, कोई मजाक तो नहीं है। दुनिया के 7 ममालिक जो है G7 वो फौरी तौर पर बीच में कूद पड़े, दुनिया के दर्जनों ममालिक बीच में कूद पड़े और ट्रंप को बीच में आना पड़ा, जो एक दिन पहले तक उनका वाइस प्रेसिडेंट कह रहा था कि नहीं हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो ये तमाम चीज़ों का पीछे पस मंजर ये है। और अब क्योंकि सामने बात आ गई है तो कश्मीर का मामला, क्योंकि ये मामला दायमी है, इस मामले को जब तक हल नहीं किया जाएगा दुनिया इस खतरे में, क्योंकि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे तो बड़े आर्टिकल लिखे गए हैं, बड़े लोगों ने, सरबराहों ने तकरीर की है। तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का मतलब है दुनिया में किसी मुल्क, देखें USSR और अमेरिका कितना अरसा जो है कोल्ड वार में रहे, कभी एक दूसरे के सामने आके उन्होंने कोशिश नहीं की कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पर पहुंचे। उसकी वजह ये थी कि उनको पता था कि क्या होगा। इंडिया के पास 170 एटम बम है, हमारे पास 170 एटम बम है। दुनिया जो है सहमी रहती है इस बात पर, क्योंकि ये फ्लैश पॉइंट कश्मीर है। कश्मीर का फ्लैश पॉइंट अब फोर फ्रंट पे आया है। पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? इंडिया जो अपना बेचता रहा है रेटरिक, पाकिस्तान को ये चाहिए कि टेररिज्म वाला मामला, मुझे खूबसूरत बात नजर आई, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने कहा कि जी आप, एक सवाल पूछा उसके एक नुमाइंदे ने इंटरव्यू में, और पूछा कि जी आपके यहाँ तो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया इंडिया कहता है, तो उनका कि भाई ठीक है इसको भी दुनिया इन्वेस्टिगेट कर ले। लेकिन बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत और लीगल डिप्लोमेसी के तहत हमें ये बात साबित करना पड़ेगा कि हमें दुनिया, यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट ने हमारे मुल्क में जंग जीती, आके हमारे मुल्क में 60 ममालिक से मुजाहिदीन लेके आए और USSR के खिलाफ जंग जीती। डॉक्टर जमील, उसमें हमें टेररिज्म की बात करते हैं, हमें ये बताना पड़ेगा कि टेररिज्म खत्म हो गई। यस, और उसमें ये देखना पड़ेगा डॉक्टर जमील के कश्मीर के मामले पे बातचीत का स्टार्ट ऑफ पॉइंट क्या होगा। खैर इस पे आपसे हम मजीद भी इंशाल्लाह ताला
आगे प्रोग्राम से बात करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर। तो इस वक्त जो कश्मीर का मामला है वो इस वक्त सर फहरिस्त है। पाकिस्तान कैसे शुरू करे या भारत राज़ी भी होता है बात करने पे नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी अहम बात है कि क्या 370 के हटाए जाने के बाद उसको दोबारा लागू करें तो ये मुज़ाकरा शुरू होंगे वल्लाह आलम। लेकिन कश्मीर से भी पहले पाकिस्तान के लिए जो अहम मसला बना हुआ है वो है पानी का, और ये जंगबंदी मुआहदा तो हो चुका है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी का मसला जो है उसका क्या बनेगा। भारत अब भी अपने फैसले से पीछे हटने को नज़र नहीं आता। बिल्कुल, भारत अपनी हठधर्मी पर भरपूर तरीके से खड़ा हुआ है, जो कि मुकम्मल तौर पे बेबुनियाद है, दिल बहलाने वाली बातें, क्योंकि भारत कुछ कर नहीं सकता यकतरफा तौर पे। गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात करें तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब में भी सिंतास मुआहदे का जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान होने वाला 1960 का मुआहदे की मौतली पर कायम रहने के अज़म का इजहार किया। बड़ी भौंडी हरकत की गई है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है, जिसमें पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इश्तियाल अंगेज़ और नफरत अंगेज़ बयानात मुस्तरद कर दिए हैं। दफ्तर खारजा की अगर बात की जाए तो कहा गया उनकी जानिब से पाकिस्तान सिंतास मुआहदे के तहत अपने हुकूक की मुकम्मल हिफाजत के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएगा, मगर सवाल ये खड़ा हो गया है क्या इंडस पाकिस्तान आने वाले दरियाओं का पानी रोक सकता है, क्या भारत ये इकदाम कर सकता है। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी जमात अली शाह साहब। जमात अली शाह साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे भारत का जो ये यकतरफा इकदाम है, भारत जो भड़के मार रहा है कि पानी बंद कर दिया जाएगा, कितना हकीकत पर मबनी है? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया का जो कहना है ये बिल्कुल अनवारंटेड है कि टीटी को उन्होंने जो सस्पेंड किया है और अनकॉल्ड फॉर, और मैं समझता हूँ कि ये एथिकल भी नहीं है। और ट्रीटी को अगर उसका आप प्रियम्बल ही पढ़ें, उसमें तो ये दर्ज है कि दोनों मुल्कों को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए जो है ये ट्रीटी साइन की गई है। अब ये ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन तो क्या, ये तो पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, जिसकी ट्रीटी में भी कोई प्रोविजन नहीं है। और आपको याद है कि 1948 1 अप्रैल को भी इंडिया ने पानी बंद किया था, और फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है आपस में डिबेट होती रही, डिस्कस होती रही, और फिर वर्ल्ड बैंक उसमें इन्वॉल्व हुआ। और उस वक्त पाकिस्तान के पास लिमिटेड ऑप्शन थे, और वर्ल्ड बैंक की प्रपोजल आल्दो के हमारे इंजीनियर एक्सेप्ट नहीं करते थे कि हम रावी सुतलज का पानी जो है वो इंडिया को दे दें, लेकिन मजबूरन हमें वो देना पड़ा। और उसके अलावा भी जो हमें दरिया दिए गए उसमें भी कुछ यूजेज जो हैं वो इंडिया को दे दिए गए, जो कि बोर्न ऑफ कंटेंशन बाद में जो है हमारे लिए आज तक बने हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि 1948 और 2025 में बहुत फर्क है। हालात बड़े तब्दील हो चुके हैं, और इंडिया को ये मालूम होना चाहिए कि ये 3 दरिया ही हमारी रिसोर्स हैं, हमारी एग्रीकल्चर का और ज़िंदगी जिस पर हमारी बेस करती है 25-26 करोड़ लोगों की। अगर पानी से हमें ये डिप्राइव करेगा या उसकी कोई भी थ्रेट देगा तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अब इसके हल के लिए जो है, मैं अभी सुन रहा था कि क्या क्या किया जाए। एक तो यह है कि ये जो विंडो मिस्टर ट्रंप ने ओपन की है, इसको मैं समझता हूँ कि बड़ी समझदारी के साथ अप्रोप्रिएटली इसको यूटिलाइज करना चाहिए, और उसमें ये जोर देना चाहिए है कि इंडिया अपना जो है ये लेटर हेल्ड इन अबेंस का ये वापस ले। और दूसरा जो ट्रीटी के तहत मैकेनिज्म है उनको भी मैं समझता हूँ कि उनको शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है गवर्नमेंट ने शुरू कर दिए हों कि वर्ल्ड बैंक को कहें कि इस पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाए कि दिस इज आल्सो ए ब्रीच ऑफ द ट्रीटी, कि इंडिया ने ट्रीटी को एक्सेप्ट करना ही जो है वो छोड़ दिया है। और दूसरा है कि अगर पानी आज नहीं रुकता, अगर सस्पेंशन जो है ये प्रोलॉन्ग करती है, या इंडिया कोई स्टोरेजेस ऐसे बना लेता है, या पानी को आउट ऑफ बेसन डाइवर्ट करता है, तो ये यहाँ तो फेमाइन का खतरा है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ये जो है ये मैं समझता हूँ अलार्म रेज कर देना चाहिए है कि ये तो फिर एक क्रिमिनल जो है एक्ट जो है इंडिया की तरफ से इसको महल काउंट करना चाहिए। तो दूसरा है कि डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनल लॉबी को ओपिनियनाइज करने की जरूरत है।
अभी ये जो मिसाल इंडिया ये कायम कर रहा है कि अपर राइपेरियन है, पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है, ये पानी रोक ले, तो क्या ये मिसाल कल चाइना के लिए भी ठीक होगी कि वो इंडिया के लिए पानी रोक, इंडिया का पानी जो है वो चाइना रोक ले? तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की हरकत जो है ये दुनिया में एक भूचाल जो है ना, इससे जो है आ जाएगा। बेशुमार ट्रीटीज हैं, बेशुमार मायदे हैं दुनिया में। इसका मतलब है कि हर अपर राइपेरियन है वो लोअर राइपेरियन का पानी रोक लेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस मसले को जितना जल्दी सुलझा लिया जाए और इसका इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। इस पानी आज हमारा रुक नहीं रहा, 10 साल लगेंगे या 20 या 30 साल लगेंगे, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है या जो एक्शन है ये किसी MPMA की तरफ से नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहा है और इसी को आज ही सीरियस लेना चाहिए। हाँ, जमात निशात, ये आपने बिल्कुल ठीक बात की कि हम भी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी 25-30 साल लगेंगे, बट लेकिन क्या हम 25-30 साल इंतज़ार करें? एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि ये एक कंटेंशन रही भी है और हम इसमें कई बार बात कर चुके हैं कि सिंधु में पानी कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ आप आके देख लें अगर हैदराबाद में, तो यहाँ पे रिवर बेड अब नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बात ठीक है कि हमारी मेन सोर्स ऑफ वाटर है इंडस, लेकिन क्या पाकिस्तान जो स्तान कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशिया है, क्या अब वहाँ से पानी के ज़खायर की तरफ पाकिस्तान को देखना शुरू करना चाहिए? क्योंकि इंडिया के अज़ाइम आपके सामने 2014 से उन्होंने कहना शुरू किया, 2025 में आके उन्होंने कर दिया, और दूसरा ये भी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे पानी के ज़खायर जो पर वो भी कम से कम होते जा रहे हैं। सो क्या पाकिस्तान को अब कोई अल्टरनेटिव सोच लेना चाहिए व्हेन इट कम्स टू द वाटर रिजर्वायर्स? मेरा जी पानी का जो है ना, दरियाओं का परपेचुअल फ्लो का जो हमारा सदियों से चल रहा है, उसका अल्टरनेट तो कोई नहीं है। हम अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि जो हमें पानी मिल रहा है उसको सेव किया जाए, जो हमें पानी मिल रहा है उसमें वाटर मैनेजमेंट की जाए। अभी तो मोहतरम ये जो है, ये हमारा जो चित्राल रिवर है ये अफगानिस्तान में एंटर होता है, कुन्नड़ रिवर बन जाता है, जलालाबाद के पास काबल रिवर से मिलता है और वारसाकर में पानी मिलता है। अभी तो काबल जो है उसके पास बड़ा पोटेंशियल है कि अपनी एग्रीकल्चर लैंड को वो पानी दे। अभी तो वहां से भी जो है इंडिया का असर और रसूख है। तो हमें ये जो है ना, दोनों तरफ से इन चीज़ों को सोचना चाहिए। और तीसरी बात जो आपने फरमाई है कि नेचुरली पानी जो है दरियाओं में मौसम की वजह से कम हो रहा है। और आपको अगर आर्टिकल 3 TT का पढ़ें तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि पानी का क्वांटम इतना, उन्होंने कहा जी जो पानी जनरेट होता है वो मिलेगा और उसमें इंडिया का शेयर भी है। अगर फर्ज करो 1 जग पानी है तो इंडिया को 1 गिलास दिया गया, अच्छा अगर वो जग ही आधा रह जाएगा तो इंडिया का तो TT में 1 गिलास है। मेरा कहने का मकसद है ये फिर प्रोपोर्शनेटली इंडिया का हिस्सा भी कम होना चाहिए। तो ये TT जो है ना, इट्स वेरी फ्रेजाइल, और मैं कई बार कह चुका हूँ कि इट हैज बीन नेवर ए हैप्पी मैरिज बिटवीन द 2 नेशंस। तो इसको जो है ना बड़े सीरियस तरीके से लेना चाहिए। अगर हमने कबूल कर लिया है TT को तो इंडिया को इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप देखें कि इंडिया को इन तीनों दरियाओं पे, इंडस, झेलम और चनाब पर 13 लाख एकड़ रकबा सैराब करने के लिए दिया गया है। आज तक 1960 से लेकर आज तक उन्होंने सिर्फ 8 लाख किया है। तो अभी हमें कैसे कह सकते हैं कि पानी जो है वो हम पाकिस्तान को दे रहे हैं? और आपकी गुफ्तगू से मैं ये तासुर ले रहा हूँ कि यू आर इन फेवर ऑफ हैविंग अ रिन्यूड ट्रीटी, एक नई ट्रीटी। नहीं देखिए जी, रिन्यू का तो मतलब रिन्यू, देखिए जी TT के रिन्यू का क्या मकसद है कि हम TT को क्लीन स्लेट जो है वो डिक्लेयर करेंगे कि जो तीनों दरिया हमारे पास आ रहे थे वो भी हमारे पास आ रहे हैं और ये भी 3 आ रहे हैं, तो उसके बाद हम रिव्यू करें। ये देखो जी, इन रिव्यू ऑफ TT का इंडिया का जो मकसद है कि 3 दरिया तो उन्होंने हड़प कर लिए, अब उसमें जो चिनाब इज द मोस्ट वल्नरेबल रिवर, क्योंकि इसमें हमारी कोई डैम साइट नहीं है, मराला पे जब आता है तो आगे मैदान है। तो इंडिया ये चाहता है कि हमें चिनाब का पानी मजीद मिले, इस पर बड़े बड़े हम डैम बनाएं और TT वायलेटिव हों। तो वो अब पाकिस्तान हक तो नहीं दे सकता, क्योंकि हमने ये डिस्प्यूट किल की थी 1948 वाली 3 दरिया देकर। हमने 29-30 मिलियन एकड़ फीट परपेचुअल फ्लो इंडिया को दे दिया और मुतबादल निज़ाम बनाया हमने, डैम का नहरी निज़ाम बनाया, और हमें जो सेम इसमें आई है उसके तो हमें पैसे किसी ने दिए। इसमें डैम में जो रेत भर गई है उसने तो वर्ल्ड बैंक में हमें पैसे नहीं दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये TT आल्दो कि हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला था,
लेकिन उसके बाद ये जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं, तो इसलिए पाकिस्तान ने एक बॉटम लाइन जो रख लिया कि पानी हमने नहीं देना जी। पानी अगर इंडिया ये लेगा तो फिर हमारे लिए ये जिंदगी और मौत का मसला हो। जी, जिंदगी और मौत का मसला होगा। और इसाकदार की जानिब से भी वाज़े कर दिया गया है जमात अली शाह साहब कि अगर पानी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी भारत की जानिब से की जाती है तो उसको जंग के मुतरादिफ समझा जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से तो वाज़े मौक़िफ़ है, लेकिन आसान अल्फाज में अगर अपने सुनने वालों को, देखने वालों को हम ये पैगाम दें तो जमात अली शाह साहब, ये फिर वही बात है ना कि अगर भारत चाहे भी इसकी खिलाफ वर्जी करना सिंतास माहिदे की, तो चाह कर भी नहीं कर सकता यकतरफा तौर पर। नहीं, वो तो टीटी में दर्ज है, टीटी में ये दर्ज है, इनके प्रियम्बल में भी है। और टीटी देखें जी, ये परमानेंट है, जब तक दरिया बह रहे हैं, जब तक ये दुनिया कायम है, उस वक्त तक ये टीटी है। तो यूनिलेटरली जो है इस तरह का ऐलान कर देना, अब इशू हुआ है, पहलगाम में हुआ है, उड़ी में हुआ है, किसी जगह भी हुआ है, उसका टीटी से क्या लेना देना है? इसका मतलब है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। अब नीयत के लिए जो है अगर इनकी ठीक नहीं है तो इट्स अनफॉर्चुनेट, और उसके लिए हमें जो है पेशबंदी करनी चाहिए है कि हमने इस इंडिया को ये किस तरह डील करना है। अब वो ज़माना अब चला गया है कि नरमी से जो है ना वो बात ये समझ आएंगे। इसलिए मैंने गुजारिश की थी कि 1948 और 2025 में बहुत फ़र्क है, और इंडिया जितनी जल्द ये बात समझ आए, ये दोनों मुल्कों के लिए भी बेहतर है, रीजन के लिए भी बेहतर है। और आपने ये देख लिया कि अमेरिका की जो इंटरवेंशन है उसके बेसिस क्या हैं। उसके बेसिस जो हैं वो कोई डिस्क्रीट नहीं है, वो सबको मालूम है इधर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है हमें हम ये नहीं चाहते। मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो है एंडेवर इंडिया के साथ करने चाहिए, डिप्लोमेटिक, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और टीटी के तहत कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, और लोगों को दिखाएं कि इस सारे एंडेवर हमने किए, हमने कोशिश की, इंडिया बाद अब नहीं आया। अब जाहिर है कि हमारी उनके साथ ये पानी अगर नहीं बंद करेगा तो हमारी खुली जंग हो। एब्सोल्युटली। व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोजर ऑफ वाटर, और उनके भी वाटर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जी 20, 25, 30 साल लगेंगे। ये चलिए जमात अली शाह साहब, कैसे मुमकिन होता है? क्योंकि हमने खुद देखा कि बगलियार पे, सलाला पे गालिबन उन्होंने बंद कर दिया, और उसके बाद बारिशें इतनी हुई कि पहले उन्हें 1 और उसके बाद 5 दरवाजे खोलने पड़े ना। तो आप नेचर से तो नहीं लड़ सकते। कितना भारत लड़ सकता है? वो कर क्या सकता है? बहुत बड़ी बड़ी कॉन्क्रीट वॉल्स बना देगा, डैम बना देगा, क्या करेगा वो? डैम का लेवल रेस कर देगा, वॉल लेवल रेस कर देगा। पानी किस तरह रोका जाता है? ये मैं उस कॉन्टेक्स्ट में भी कह रहा हूँ कि जब अमेरिका ने भी मैक्सिको का पानी रोकने की धमकी दी तो अमेरिका भी नहीं कर सका ये। तो ये कैसे मुमकिन बना सकता है भारत? जी, अभी देखें जी, फिलहाल अगर उसके पास ये कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं है, या मामूली कैपेसिटी थी, आधे दिन की थी लेट्स सपोज, और वो बगरियार या किशनगंगा या सलाल जो हैं वो टीटी के मैकेनिज्म डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बाद ही बने थे। लेकिन टीटी को हेल्ड एंड अबेस करने का मकसद ये है कि इंडिया का ये है कि 6 महीने काम शुरू करने से पहले हमें इंफॉर्मेशन देता है कि ये मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। पाकिस्तान को हक दिया गया है कि 3 महीने के अंदर उस पर ऑब्जेक्शन है तो वो रेज करेगा। उसके बाद अगर जो ऑब्जेक्शंस हैं वो कमीशन लेवल पर डिस्कस होंगे। कमिश्नर अगर फेल हो जाते हैं तो फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट करेगा। अगर लीगल केस है तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन करेगा। अब वहां पर हम विजिट जो है नहीं कर सकते, सस्पेंशन में हम देख नहीं सकते प्रोजेक्ट कौन से हैं, या ट्रीटी वायलेटिव हैं, क्या है क्या नहीं है। और इसमें चिनाब की अपर रीचेज में ब्यास और रावी को जो है इसके अपर रीचेज काट डाइवर्शन की जा सकती है। अब हम ये इंतजार तो नहीं कर सकते कि 20 साल हम बैठे रहें कि पानी का, तो ये जब बनाएगा तो हमें जब बनाएगा हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए। इसमें हमें स्ट्रॉन्ग विजिलेंस के साथ जब आप स्ट्रॉन्ग विजन की बात करते हैं सर, तो इससे पहले भी भारत पाबंद था कि वो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, यानी कि दरिया के बहाव के हिसाब से वो जो करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन हमने देखा कि उसने वो अगेंस्ट भी किया, उसने स्टोर भी करना शुरू कर दिया। तो भारत सिर्फ ये नहीं है कि 2014 में उसने धमकी लगाई, 2025 में आके उसने डैम्स के दरवाजे बंद कर दिए। वो इससे पहले भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे जो रन ऑफ रिवर है उसकी भी खिलाफ वर्जी करता रहा है। और पाकिस्तान उसके खिलाफ क्या कुछ किया है, तो एक ऐसा मुल्क जो कि पहले ही प्रोवोक करता रहा इस मामले पे, वो पहले ही लीगल एक्टिविटीज़ करता रहा है, कैसे उसको रोक सकते हैं हम?
सर उसमें जो है ना मैकेनिज्म, जब टीटी जो है हेल्ड इन अबेस नहीं थी और इंडिया के प्रोजेक्ट अगर फर्ज करें कि डिजाइन क्राइटेरिया ट्रीटी वायलेटिव थे, हमें ये तो हक था ना कि हम कमीशन लेवल पर डिबेट करें, हमें ये हक था कि हम न्यूट्रल एक्सपर्ट के सामने आवाज उठाएं, हमें ये भी हक था कि हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले जाएं। और ये बगरियार और इनके इश्यूज जो हैं ये इन लेवल पर हल हुए हैं। और अगर अगर ट्रीटी हेल्ड इन अबेस ही रहती है तो हमारे पास वी आर टोटली ब्लैंक। तो फर्क तो आ गया ना कि एक ट्रीटी चल रही है, उसके मैकेनिज्म के तहत जो चीजें रिजॉल्व हो रही है, ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं फर्ज करें, लेकिन हमारी वो नजर में है। लेकिन जब प्रोजेक्ट हमें जो है मालूम नहीं कौन से हैं, तो हम तो फिर इसमें हमारी तशवीश तो ये आगे बढ़ जाएगी ना। हम आवाम को जो है वो गवर्नमेंट क्या दे सकेगी अगर पानी के पहले ही हमारे सूबों में जो है वो झगड़े चल रहे हैं कि पानी की किल्लत है। और ये जैसे फर्ज करें लेट्स सपोज इंडिया 5-10 साल में ये डैम को एक आध बना ले, तो फ्लक्चुएशन जो फ्लो जो है ना वो हमारे लिए जो है वो बड़ी मोहलक है कि जब हमने बीज बोना है इंडिया पानी रोक ले, जब मेच्योरिंग ऑफ क्रॉप्स है वो पानी रोक ले। ठीक है, साल का पानी हमें पूरा मिल रहा है, लेकिन हमें तो पानी जो चाहिए हमारी जरूरत के मुताबिक हमें पानी चाहिए कि उस वक्त पानी मिले जब हमें चाहिए। वरना अगर वो मानसून में पानी हमें मिल जाए या दूसरे मौसम मिल जाए उसका तो कोई फायदा नहीं, वो तो समुद्र में ही जाए। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात अब तक की आपने असर उठाई है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जमात अली शाह साहब। और इस मामले में भारत ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के थिंक टैंक्स को उसमें सिर्फ ये नहीं बैठ के सोचने चाहिए कि जी 25-30 साल में तो वो कुछ नहीं कर सकता। और आई एम श्योर कि पाकिस्तान के थिंक टैंक्स ये इस पे बात कर भी रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे कि एक बार जब ये मज़मूम मकासद के लिए भारत ने ये काम किया है तो वो आगे भी कर सकता है। बट गौर, यू हैव बीन विटनेस्ड टू वट एवर हैपन, जो कुछ जंग में हुआ सारी चीज़ें, लोग बाहर निकल आए, वहाँ पे ब्लैकआउट था, लोग घरों में थे। यहाँ पे जो है हमारे बाबे जो है वो बैठ के मिसाइल उड़ता हुआ देख रहे थे। मैं आप एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ मैं कि जैसे हम सुनते थे ना कि 65 में लोग जो थे वो जवानों के लिए जो सरहद पे तैनात थे वो खाने लेके आ गए थे। वी आर अगेन विटनेसिंग दिस। जज्बा ईमानी था, देख लीजिए प्लीज़ दिखाइए इस वीडियो को, ये आप देख रहे हैं और कितने ही ज़बरदस्त ये मनाजिर हैं। अगेन हेड्स ऑफ टू द नेशन। और एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जो हमने गुफ्तगू में भी कहा। अमरीकी सदर आपको पता है इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पे हैं। गुज़िश्ता रात खिताब उन्होंने किया, मोहम्मद बिन सलमान की फरमाइश पे शाम पे पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान किया। दिस कैन बी आइकॉनिक। अच्छा ये वही बात है फैसल के जो अमरीकी सदर का जो दौरा सऊदी अरब है बहुत अहमियत का हामिल है। पूरी दुनिया की नज़रें इस दौरे पर थी और जिस तरह से शानदार और पुरतबाक ट्रम्प का इस्तकबाल किया गया है, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है कुछ ममालिक के लिए। और जिस वक्त शाम पे जैसे ही पाबंदी ख़त्म हुई ना, मतलब ये जो मनाजिर हैं आई थिंक ये दुनिया तब्दील कर देने वाले मनाजिर में से एक होने जा रहा है आगे अगले 25-30 साल के लिए। बिकॉज हम देख रहे हैं कि साल 2 साल पहले तक ख़ास तौर पे हमारे रीजन में, चाहे वो शाम के मामलात हों, चाहे वो गज़ा का इशू हो, हमारे अपने मामलात हो भारत के साथ और दीगर द रशिया एंड द यूक्रेन थिंग, तो अब जब से ट्रम्प इलेक्ट हुए हैं, री इलेक्ट हुए हैं, तब से ही इज़ ऑन अ मिशन ऑफ पीस कीपिंग, आई डोंट नो। और उसकी एक और ये कड़ी हम देख रहे हैं। ये मनाजिर बार बार याद रखे जाएंगे, बाहर जाएंगे। Saudis clapping for Trump. This is an absolute iconic issue. अच्छा आइकॉनिक भी है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ट्रम्प का किरदार है, जो ट्रम्प का किरदार और जो बदला से जो ट्रम्प का किरदार इस वक्त हम देख रहे हैं बड़ा सरप्राइजिंग है। साथ साथ इसकी भी बात करेंगे, लेकिन एक और अहम मामला है। हीरो पाकिस्तान में आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची की आगा कलीम और राबिया नूर, जो कि किक बॉक्सिंग के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। बाकू में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप पर प्रो फाइट में पाकिस्तान के आगा कलीम ने 15 सेकंड में हरीफ को नॉकआउट करने का एजाज़ हासिल कर लिया है और ये मेगा इवेंट का अब तक का मुनफरद रिकॉर्ड है। साथ में राबिया, जिनको हम कई बार होस्ट कर चुके अपने शो में, इन्होंने भी गोल्ड मेडल इसी इवेंट में अपने नाम किया है और 4 राउंड्स खेलकर फाइट अपने नाम की। तो किक बॉक्सिंग स्टार्स और एशियन चैम्पियन आगा कलीम, राबिया नूर मुतादिद कौमी बैन अक़वामी एजाज़ात अपने नाम कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये मनाजिर, यू कैन सी कि किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से ये फ़ाइट हुई है। तो आगा कलीम और राबिया हमारे साथ मौजूद हैं। आगा और राबिया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और
आगा कलीम साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। 15 सेकंड क्या होते हैं? 15 सेकंड में तो हम इधर उधर देखते हैं, रेडी होते हैं। 15 सेकंड में तो फाइटर जो है वो तैयारी पकड़ रहा होता है, लेकिन आपने उसको बेचारे को तैयारी भी नहीं पकड़ने दी, बिना पानी पिलाए मार दिया। नहीं, मैं समझ गया ये इंडिया है ना, तुम्हें मारना स्टार्ट हो गया। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे दोस्त या करदाश कोई मार रहा है इंडिया को। तो बेसिकली इस फाइट के लिए हमने बहुत तैयारी की हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा कैंप लगाया 1 महीने का। उससे पहले थाईलैंड में गया हुआ था, वहाँ मैंने कैंप लगाया हुआ था। फिर मैं यहाँ कैंप लगाया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट थे इस फाइट के लिए, दिन रात मेहनत कर रहे थे इस फाइट के लिए कि भाई जो भी इस फाइट को विन करना है। इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं लास्ट टाइम भी पिछले महीने उधर थाईलैंड गया था, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल विन किया। फिर उससे पहले मैं अज़रबैजान दोबारा आया हुआ था जनवरी में, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 48 सेकंड में अल्हम्दुलिल्लाह अपने ओपनर को नॉकआउट किया था। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह 4 टाइम इंटरनेशनल चैंपियन हूँ। उसके अलावा 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 2 टाइम एशियन चैंपियन। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम वर्ल्ड ब्रोंज मेडलिस्ट और 1 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बताना बड़ा आसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये विन किया, वो विन किया। इसके पीछे जो होते हैं बेसिक सपोर्ट होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जाहिर सी बात है कि वो सपोर्ट ना होती तो आज मैं यहाँ ना होता। मैं उन बंदों के नाम यहाँ पर लाजमी लूंगा। एहसन अहमद भाई का, जिन्होंने मुझे डे वन से सपोर्ट किया, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। और उसके अलावा अली परवेज भाई का, जिन्होंने मुझे हर टिकट के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया, प्रमोट किया। और उसके अलावा जो मेरी कंपनी है माइको, उसके अलावा एवन इंटरसल, सर तरीम कारसाज, और सर जिन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए प्रमोट किया, सपोर्ट किया। और टीम टैपमेट का, जिन्होंने इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा भरोसा किया, मुझ पर एतमाद किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करके दिखाया। उसके अलावा जो भी लाइफ इंश्योरेंस का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस इवेंट के लिए, सर आसिम गजनफर का, वलीद अजीज भाई का, ये लोग का बताना बड़ा जरूरी है क्योंकि इनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सपोर्ट मुझे मिली है, मैं यहाँ तक आया हूँ। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती तो मुझे इन लोग की हेल्प ना लेनी पड़ती है। बेसिकली इन लोग का असल जो किरदार इन लोग का है, क्योंकि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, प्रमोट किया। इन लोगों से मैंने वादा किया, मैं गया हुआ था PSL में, हमारे हीरोज में, मैंने वहाँ वादा किया कि आप सिर्फ सपोर्ट करें, आप सिर्फ टिकट करवा के दें, मुझे मुकम्मल फैसिलिटीज दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करके दिखाया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जी करके दिखाया। और आगा आपके साथ राबिया नूर भी बराबर में बैठी हुई है। राबिया से भी जानना चाहूंगी, राबिया इतनी बाकमाल परफॉर्मेंस, क्या ऐसा पॉइंट था, क्या ऐसी चीज है जो यहाँ तक लेकर आई? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। और इसके बाद मैं अपने कुछ फ़ाइट्स के बारे में बताना चाहूँगी। मेरी जो फ़ाइट्स थी, वर्ल्ड प्रोफेशनल फ़ाइट्स थी, आर्मी मुकाबले थे। इससे मेरी एमेच्योर फ़ाइट थी और मैंने जो है मेरी हरीफ भी बहुत माशाल्लाह से टफ थी और हम दोनों का 4 राउंड का बहुत सख्त मुकाबला हुआ और उसमें मैंने फ़तह हासिल की, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन किया। और बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ख्वाब है कि गर्ल्स के लिए कुछ करने का, गर्ल्स के लिए एक मिसाल बनने का। क्योंकि जिस तरह हम पाकिस्तान की हवाले से बात लें, क्योंकि यहाँ का जो माशरा स्पेशली जिस इलाके में मैं रहती हूँ, वहाँ तो गर्ल्स पढ़ाई के लिए बाहर नहीं निकल सकती। स्पोर्ट्स में जाना तो मतलब बहुत ही अमेजिंग काम हो गया। तो काफ़ी लोग डिमोटिवेट करते हैं कि भाई तुम लड़की हो, तुम्हारा कोई काम नहीं बनता कि तुम बाहर इस तरह जा रही हो, अकेले ट्रैवल कर रही हो और इस तरह खेल रही हो। लेकिन जब मेरी अचीवमेंट लोगों ने देखी, फिर मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट की। मेरी फैमिली वालों ने, मेरे स्पेशली दादा अबू ने मुझे सपोर्ट किया स्टार्टिंग से। और रही बात मेरे स्पॉन्सर की, इस इवेंट को जो जिसने कामयाब बनाया, बल्दिया टाउन के चेयरमैन हैं अब्दुल करीम आस्कानी, तो पीपल्स पार्टी की, उन्होंने मुझे इस इवेंट का मेरा टिकट करवाया, मुझे सपोर्ट किया, प्रमोट किया और आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन किया है। मुझे नहायत खुशी है इस बात की और उम्मीद करती हूँ कि इस तरह हुकूमत हमें आगे भी सपोर्ट करती रहे और हम अपने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाते रहे। और सबसे पहले तो मैं शदीद मजम्मत करती हूँ इंडिया का और पाकिस्तान के जो वॉर थे इंडिया के हवाले से। और मैं जो है वो पाकिस्तान के साथ फाइटिंग के ही मैदान में नहीं बल्कि हर मैदान में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम जितने भी फाइटर्स हैं, मैं, मेरे कोच आगा कलीम, और हमेशा पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे हर मैदान में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा कलीम, अब नेक्स्ट आपकी चैंपियनशिप कब? अभी गालिबन आप लोग बाकू में ही है, वापस कब आ रहे हैं और नेक्स्ट फाइट कौन सी होने जा रही है? बिल्कुल, हम फिलहाल बाकू में, हमारा ट्रेनिंग सेशन चल रही है, कैंप चल रहा है। अच्छा। तो उसके बाद हमारी 2 चैंपियनशिप आगे आ रही है, जो इसमें एक तुर्की में है और उसके अलावा एक मॉस्को में। ये 2 बड़ी इवेंट है, इसके लिए हम भरपूर अभी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ भी तैयारी कर रहे हैं बाकू में, और उसके बाद जाएंगे कराची, बल्दिया टाउन, वहाँ भी तैयारी करेंगे। अपने जो हमारे कोच है इकरार खान टाइगर, उनके, तो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तैयारी जारी है इन इवेंट्स के लिए। देखिए, मेन जो इशू होता है हमारे को होता है वो स्पॉन्सरशिप का होता है कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे या हमारे देखने वाले सपोर्ट करे, कोई किसी कंपनीज जो प्रॉपर हमें सपोर्ट करे, हमें हमारी डाइट दे, हमारा प्रोटीन दे, हमारी प्रॉपर हमारी जो होती है रिक्वायरमेंट होती है, हमें वो करवा के दें ताकि हम उस हर चीज़ के लिए फाइट के लिए रेडी रहे। अब आप यकीन करें, इस फाइट के लिए हमने कितना मेहनत की है, कितना हार्ड वर्क किया है। आप हमसे पूछे कि आपने क्या लिया है इसमें अपना प्रोटीन में,
हमने ना कुछ प्रोटीन लिया, ना कुछ भी नहीं। ज़ाहिर सी बात है, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, हम किस तरह प्रोटीन लेते हैं। तो इस चीज़ की हमने बड़ी मेहनत की, बड़ी हार्ड वर्क की। सिर्फ हमने वेट कट किया, पैराशूट पहन के बस दिन रात मेहनत से पानी पिए, खजूर खाया और जो है थोड़े से हमने इस पे डेली उस पे हमने इस तरह वेट कट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे, अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड प्रोफेशनल फाइट में अपने जो मेरा ओपोनेंट था उसको सिर्फ मैंने 15 सेकंड में अल्हम्दुलिल्लाह नॉकआउट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितनी मेरी फाइटें खेली है बाहर वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड मेरा बहुत अच्छा है। मैंने सारी फाइटें अल्हम्दुलिल्लाह ऑन नॉकआउट बेस मैंने विन की है। 15 तो हमारी सेकंड में यकीनी आगा आपने नॉकआउट किया, जो कि एक्सेप्शनल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राबिया, एक लड़की होने के नाते, एक औरत होने के नाते, इस किस्म की इतने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देना और बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में आपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, मैदान में रिंग में जब होती हैं तो कोई मुश्किल पेश नहीं आती? और जब ये सारी चीज़ें आपने सोचा कि मुझे ये करना है, तो कोई मुश्किल नहीं आई? जैसे कहा जाता है कि लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब मैं रिंग में जाती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि मेरे बैकग्राउंड वाले कैसे हैं या कोई मुझे क्या कहेगा, कितने लोग मुझे देख रहे हैं। मेरा सारा फोकस फाइट पे होता है और मेरा सारा फोकस जो है वो अपने अपने फ्यूचर के लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क के फ्यूचर के लिए होता है। कि जहाँ पे बड़े बड़े नाम होते हैं, अमेरिका की गर्ल्स ऐसी हैं, फलाने की गर्ल्स, मैं कहती हूँ पाकिस्तान की गर्ल्स भी ऐसी हैं कि अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही है। मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को ज़ाया ना करूँ और मैं लोहा मनवाऊँ। तो मैं वहाँ पे जो है वो बिल्कुल माइंड फ्रेश करके, ना मुझे किसी की डिमोटिवेशन सुननी है। हाँ, मेरा जो बेसिक ताल्लुक है वो मेरा हरीपुर हज़ारा से, और मेरे इलाके के लोग अभी मुझे सपोर्ट करते, पहले वो भी सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि गर्ल हो के और इन मुकाबले में आना बहुत ही मुश्किल काम है। और काफ़ी सारी जो है वो डिमोटिवेशन मिलती है कि भाई ये लड़की, इसका क्या काम है, ये इससे मुकाबले कर रही है, अकेले ट्रैवल कर रही है। तो काफ़ी सारी बातें बनती हैं, लेकिन मैंने इन सब बातों को इग्नोर करते हुए, और स्पेशली मज़े की बात ये है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। जिस लड़की के साथ उसके पेरेंट्स होते हैं ना, तो उसके लिए हर काम ईज़ी होता है। मेरे ग्रैंडफ़ादर ने मुझे स्टार्टिंग सपोर्ट किया, फिर पापा ने किया, फिर मामा ऑब्वियसली ने किया। विदाउट सपोर्ट तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, बट जिस तरीके से आप लोग खेल रहे हैं, हमें इसी तरह खेलते रहें। आगा और राबिया, थैंक यू सो मच, और आपको आने वाले के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। चलें अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेंगे, उसके बाद हाजिर होंगे। मोर स्टोरीज टू कवर, कैच यू आफ्टर द ब्रेक। बिल्कुल। वेलकम बैक। आपको दुनिया बोले में एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। उम्मीद है आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। तो राइट नाउ अब बजट हमारे बिल्कुल सामने है, और इससे पहले एक अच्छी बात इकोनॉमिकली ये तो ज़रूरी है कि IMF का जो बेल आउट पैकेज की किस्त थी वो पाकिस्तान को मिल गई है। लेकिन अब जो IMF के साथ हुकूमत के नए माली साल के बजट पर मुशावरत होने जा रही है, ये बहुत अहम है। अब इसमें कुछ अहम अहदाफ हैं जिनका तयन किया जाएगा। वो अहदाफ क्या हैं, वो टारगेट्स क्या हैं, हुकूमत आय प्रोग्राम के तहत जो इक़्तिसादी इस्लाहात हैं वो इस्लाहात क्या होने जा रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और आइंदा हफ्ते ये जो वफ़द है वो पाकिस्तान का दौरा करेगा। ये जो मुज़ाकरात होंगे, टेक्निकल मुज़ाकरात होंगे, इसमें डेटा शेयर किया जाएगा। बिल्कुल, डेटा भी शेयर किया जाएगा। साथ साथ ये भी एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है, फैसल की जो तनख्वाहदार तबका है उनको बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है, विच इज़ गुड कि अगर उन्हें रिलीफ मिलता है। आम आदमी को इस तमाम सूरत हाल में, बजट की सूरत हाल में, जब ये IMF से मामला तय पाते हैं तो रिलीफ मिलता है, तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली। लेकिन अब देखना ये है कि जो करंट जो हालिया स्कर्मिश हुई है इंडिया पाकिस्तान की, उसका क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात है। और इस पे माहिर माशियात जो हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या उनकी सूझबूझ है इस पे, बिकॉज पाकिस्तान और IMF का ये जो साथ है ये तो भी चलेगा ही। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। सो डॉक्टर साहब, जी वालेकुम सलाम। क्या होने जा रहा है, हम मुज़ाकरात तो होने जा रहे हैं, कौन से इस्लाहात हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं कि जो मुतवक्के हैं बजट में? देखिए, IMF जो है वो पिछले कई प्रोग्राम्स में एक चंद चीज़ों की तरफ बार बार इशारा कर रहा है, और इस बजट में भी उन्हीं पे फोकस रहेगा, जिसमें आमदनी को बढ़ाना, अखराजात को कम करना, जो हमारे नुकसान में जाने वाले सरकारी कॉरपोरेशंस हैं उनके इस्लाह करना या उसको प्राइवेटाइज करने की जानिब तवज्जो देना, जो सब्सिडीज़ वगैरह का जो अनटारगेटेड सब्सिडीज़ हैं उनका ख़ात्मा, और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ना सिर्फ जो रिटेलर टैक्स और जो ज़रूरी इनकम टैक्स सूबों ने जो कवानीन पास किए हैं उनका नफाज, बल्कि
ऑनलाइन जो इस वक्त ट्रेडिंग हो रही है, जो कॉमर्स एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, उस पर टैक्स जो है उसकी बात होगी। इसी तरीके से इस दफ़ा IMF से पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो एक प्रोग्राम मिला है एडिशनल, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पे फोकस रहेगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस पे, लेकिन सबसे बड़ा पानी की कंजर्वेशन और पानी के अगर नर्ख जो हैं उनको बढ़ा के उसको कंजर्व किया जा सकता है, तो उसके पे फोकस होगा। हम इंडस वाटर ट्रीटी के साथ जो कुछ इंडिया कर रहा है उसके बाद इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ गई है कि पाकिस्तान को अपने पानी के वसाइल को कंजर्व करना है। और एक जो तरीका होता है इसको कंजर्व करने का नेचुरल रिसोर्सेज को, वो उनके रेट को मोनेटाइज करना, जैसे कि गैस और बिजली के जो ही रेट बढ़े तो आपने देखा कि कंज्यूमर जो है वो उसकी कपातशारी की तरफ आ गए। कार्बन टैक्स जो है इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज में उस पर बात हो सकती है, खा वो लेवी की शक्ल में आए, इस पे फ्यूल पे या बिजली पे या किसी और तरीके से। तो ये तो है कुछ टैक्सेशन साइड की चीज़ें, लेकिन जो रिलीफ की बात आप कर रहे थे, गालिबन जो तनख्वाहदार तबका है उनके स्लैब्स थोड़े से बढ़ाने के लिए हुकूमत नेगोशिएट IMF के साथ कर रही है कि पहले जो था कि अगर 50,000 रुपये माहाना से आपकी आमदनी तजावज़ करती है तो आप पे जो एडिशनल इनकम है उस पर टैक्स लागू हो जाता था, तो उसको 50 से बढ़ा के 1 लाख करने की बात हो रही है। अब ये कितना नेगोशिएट होता है, 1 लाख होता है, उससे कम होता है या 50 ही रहता है, तो ये चीज़ उसमें देखनी होगी। इसी तरीके के साथ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त गवर्नमेंट इस पे जिस पे काफ़ी फोकस रहेगा और बजा तौर पे होना चाहिए, वो जो अदारा जाती इस्लाह उसकी कंटिन्यूएशन है। उसमें एक जो PSGP का हम देख रहे थे कि इस साल की PSGP जो थी वो भी जो अनाउंस हुआ उसको उतनी खर्च नहीं हुई, उतनी रिलीज़ नहीं हुई। तो गवर्नमेंट की और IMF की यही कोशिश होगी कि वहाँ पे जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए। वो स्कीम जो कि खात्मे मुकम्मल होने के ज़्यादा करीब है उनको फोकस करके उनको मुकम्मल किया जाए, बजाय उनको इसके फोकस करके उनको मुकम्मल किया जाए। लेकिन आबिद सुलेरी साहब समझते हैं अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, जो आम आदमी है, जो कि एक लेमैन है, उसकी वो एक नज़र होती है कि हमें कब रिलीफ मिलेगा हुकूमत की जानिब से। जब बजट आने वाला होता है तो लोगों की बड़ी उम्मीद होती है कि क्या आम आदमी के लिए ख़ास रखा गया है। तो समझते हैं हालात मुश्किल होने वाले, सख्ती होने वाली है या आसानी होने वाली है? ये जो मेरा आपका आम आदमी के जो रिलीफ का ताल्लुक है वो बजट में नहीं है। वो है कि बिजली महंगी होगी या सस्ती होगी, वो है कि पेट्रोल और गैस डीज़ल वो महंगा होगा कि सस्ता होगा, शायद खुर्दोनोश महंगी होंगी कि सस्ती होगी। तो रिलीफ जो है वो तो एक आम शहरी के लिए यही चीज़ें हैं ना, और ये चीज़ें अब फेडरल बजट या में नहीं होती। ये तो हर 15 दिन के बाद आपका फ्यूल की प्राइसेस जो हैं वो आलमी मंडी के मुताबिक चेंज होती हैं। हर 2 महीने के बाद फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट बिजली में आती है। और अभी ईद का मौका होगा तो आप देखेंगे कि हरी मिर्चें और अदरक और प्याज और कुर्बानी के जानवर जो हैं उनकी कीमतें आसमान तक पहुंच जाएंगी। तो ये जो रिलीफ की हम बात कर रहे थे वो अब बजट में नहीं होगा, आता है, कई सालों से नहीं होता है। बजट में आपको ये पता चल सकेगा कि पाकिस्तान की मईशत की सिमत जो है वो किधर है। और अगर ये सिमत दुरुस्त ना होती तो मैं यकीनन इस पे दावे से कह सकता हूँ कि इंडिया ने जितना अपोज किया IMF की मीटिंग में 9 मई को कि पाकिस्तान को अगली ट्रांच ना दी जाए, अगर इसमें कोई लूप होल होते तो पाकिस्तान का ये प्रोग्राम सस्पेंड हो चुका होता। अच्छा, अब लेकिन इसमें डॉक्टर साहब 2-3 चीज़ें हैं। एक तो नेथन पोर्टर जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, और जो पाकिस्तान के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कोई खातून आ रही हैं गालिबन, जो इससे पहले वाले जो थे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव, ही वाज नोन फॉर हिज वेरी स्टर्न पॉलिसीज़। रिप्रेजेंटेटिव चेंज होने से कोई फ़र्क पड़ता है, ये बताइएगा। और दूसरा ये कि जो टैक्स टारगेट है जो FBR ने जो प्रपोज़ किया है वो 11% है GDP का, यानी कि 14.3 ट्रिलियन। तो IMF ने ये भी देखना है कि हमारे जो इसको हसूल करने के जो मेजर्स हैं वो कितने ठीक हैं। सो वेयर आर वी गोइंग टू गेट दीज 14.3 ट्रिलियन
in in taxation? एक तो ये जो मल्टीलेटरल्स हैं इनमें लोगों के आने जाने से को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपके सेट क्राइटेरियाज हैं, सेट उसकी कंडीशंस हैं, सेट कमिटमेंट्स हैं, और उन्हीं कमिटमेंट्स पे पाकिस्तान को काम करना होगा। दूसरा जो रेवेन्यू टारगेट है, तो आप देखिए पिछले कई सालों से पाकिस्तान गो के अपना टारगेट पूरा नहीं कर रहा, लेकिन टैक्स कलेक्शन जो है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। और इस दफ़ा भी अगर आप देखेंगे तो जो 2-3 वैल्यूज़ की मैंने बात की कि अगर रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाता है, सूबों ने जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे कवानीन पास किए हैं उनका नफाज शुरू हो जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो टैक्स नेट में आ जाती है, तो गवर्नमेंट के पास ये क्वेश्चन होगा कि वो अपने जो अहदाफ हैं वो भी पूरे करे, और अगर सैलरी क्लास को कुछ रिलीफ दिया जा सकता है तो उसको भी दिया जाए। माशाल्लाह से जिस तरीके से पिछला साल 1.5 साल से जो डॉलर की कीमत में जो इस्तेहकाम है, और हमने देखा कि 4 दिन जो जंग के थे उसमें भी डॉलर जो है वो मुस्तहकम रहा, तो उसकी वजह से इंपोर्ट्स और जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें इजाफा होगा, और पाकिस्तान का एक बड़ा जो रेवेन्यू है वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ की शक्ल में जो है वो आता है। तो टारगेट शायद कोई इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ ये देखना होगा कि उस टारगेट के हसूल के लिए क्या सिर्फ जो पहले से टैक्स नेट में है उन्हीं को दोबारा से सारा बोझ उन पे आता है, या टैक्स नेट को ब्रॉड किया जाता है। असल सबसे बड़ा इशू यही था डॉक्टर साहब, क्योंकि पिछले साल तो जो तनख्वाहदार तबका उसकी तो चीखें निकल गई थी जब स्लैब्स को कम किया गया था, और एक शख्स जो कि 20,000 जिसका टैक्स कट रहा था वो कटना शुरू हो गया 50,000 60,000। एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, जो हम बिजली का बिल देते हैं, जैसे कि आपने राइटली कहा कि बिजली का बिल और ये सारी चीज़ें ये भी उस सब में मिल मिला के, पेट्रोल ये सारी मिल मिला के उसको कर देती हैं। सो आपकी नज़र में हुकूमत वक्त ने ऐसे कौन से इक़दाम किए हैं? जब भी हम एग्रीकल्चर टैक्स की बात करते हैं, सबसे बड़ा फंड एग्रीकल्चर टैक्स है, तो वो कोई इक़दाम हुए हैं कि जो हमने टैक्स कलेक्ट किया है इतना सैलरी क्लास से, या उन पे ज़्यादा बर्डन डाला है रादर देन अदर सेक्टर्स? लेट मी नेम इट, द टोबैको सेक्टर्स, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो कि ना सिर्फ टैक्स कम देते हैं, वो टैक्स इवेड भी करते हैं, ये सारे डिटेल्स हैं। सो क्या हुकूमत ने कोई ऐसा इक़दाम किया है कि उन पे भी कुछ नज़र करम की जाए, या फिर हम तनख्वाह लेने वाले यही समझते रहे कि इस बार भी कुर्बानी हमारी होगी? अगर मैं वज़ीर ख़जाना जो हैं उनकी पिछली चंद माह की स्टेटमेंट्स को दोहराऊं, तो मेरा ख्याल है कि उनको खुद भी इस बात का एहसास है कि सैलरी क्लास पे अनप्रोपोर्शनल बोझ है। उन्होंने इसकी बारहा बात भी की कि वो इसको रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, और जो सेक्टर्स टैक्स वेट करते हैं जिनकी तरफ आपने बजा तौर पे इशारा किया, जाहिर है कि अगर किसी एक सेक्टर को रिलीफ देना है तो फिर बाकी सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाना होगा, और ये सेक्टर्स तो ऐसे हैं जो कि क्रॉनिकली टैक्स अवेट करते चले आ रहे हैं। सिगरेट की आप बात करें, आप रियल एस्टेट की बात करें, तो जो एक हदफ जो है फाइनल होगा IMF के साथ, उसको पूरा करने के लिए यकीनन इन सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाना पड़ेगा, और एक थोड़ी सी जो है रिवाइव्ड एफर्ट नज़र आ रही है हुकूमती सतह पे भी और FPR में भी कि टैक्स अवेडर्स जो हैं उनको गहरा तंग किया जाए। अच्छा आबिद सुलेरी साहब, सैलरी क्लास की हमने बात कर ली, वो भी लोग हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करने के बड़े शौकीन होते हैं, बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें, महंगे फ़ोन, एक्सपेंसिव इंटरनेशनल मेकअप ख़रीदते हैं, क्या उनके लिए भी कोई मुश्किल होने वाली है? भारी टैक्स या उन पर भी आयद हो सकता है? ये भी क्लैरिफाई कीजिए। ये हल्के और भारी का तो पता नहीं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो यकीनन टैक्स नेट में आ रही होगी, क्योंकि ई-कॉमर्स जो है ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इसके ज़रिए जनरेट होती है, और उसको किसी न किसी शक्ल में टैक्स नेट में लाया जाता है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, डिजिटल इकॉनमी, वो इस हद तक मैच्योर हो चुकी है अब कि उसको जो है टैक्स नेट में, मुझे नहीं लगता कि शुरू में बहुत भारी उस पर टैक्स लगा दिया जाए, लेकिन यकीनन इस वक्त उसमें से चंद सेक्टर्स ऐसे होंगे जिनको कि टैक्स नेट में लाया जा सकता है। ऑल राइट, एंड एज वी वर टॉकिंग डॉक्टर साहब, जो वर्चुअल मीटिंग है IMF और पाकिस्तान के दरमियान,
वो शुरू हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेट्स सी ये जो मीटिंग है ये कहाँ इसका जाके शख्साना बैठता है। हम बार बार बात कर रहे हैं जो हुआ है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ हुई है कि जिसका जिक्र ना करें तो जाहिर सी बात है वो हाँ। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ हमारे मीडिया ने सारी सच्चाई दिखाई, दूसरी जानिब उनका जब वो मीडिया झूठ की वीविंग कर रहा था तो उसके बाद हुआ ये कि उनकी तरफ से भी कुछ हैं अक्लमंद लोग कि जिन्होंने वो बाहर आए और उन्होंने ना सिर्फ शिकस्त तस्लीम की बल्कि सवाल उठाना शुरू कर दिया। प्रोपेगेंडे का हथियार तो खूब इस्तेमाल करने की कोशिश की भारत ने, लेकिन हुआ ये कि सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि पाकिस्तान में जो है उसका भरपूर जवाब भी दिया गया और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने उसका रिप्लाई किया है। कमिंग टू द डिजिटल वॉर फ्रंट, जहाँ पे जब उनकी तरफ से झूठ गढ़ा जा रहा था और सारी चीज़ें हो रही थी, इसमें एक चीज़ और वो सबसे अहम चीज़ ये थी कि पाकिस्तान ने सिर्फ जहाज़ और गोली से ये जंग नहीं लड़ी थी, बल्कि उनकी कम्युनिकेशंस जैम करने से लेके और उनके वो तमाम तर चीज़ें वो करने तक इट वाज एब्सोल्यूट फैंटास्टिक एंड अच्छा, वही बात है फैसल कि अगर आपको टेक्निकली या फिर डिजिटली कैप्चर करना हो या फिर आपको अपने दुश्मन को ज़मीनी तौर पे आसमानी तौर पे कैप्चर करना हो तो मुसल्लह अफवाज की जो सलाहियतें हैं वो बेमिसाल हमने देखी। और ISPR की जानिब से साइबर सिक्योरिटी के मुजाहिदीन को दी जाने वाली शाबाश सिर्फ एक तहसीन नहीं, एक एतराफ़ भी था कि कौम का हर फर्द, हर जवान, हर बेटी, हर बेटा अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है और ना सिर्फ खड़ा है, मुकम्मल आज़म जज्बे बलबले के साथ खड़ा है और ईमान से भी लड़ना जानती है पाकिस्तानी कौम। ये है नया पाकिस्तान जहां हर शहरी एक सिपाही है और हर मजाज पर और हर महाज पर दुश्मन के लिए एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा रहे। डिजिटल वॉर फ्रंट कैसी रही, इस पे हम ज़रा बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कंवल चीमा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। कंवल साहबा अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। और हम देख रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने डिजिटल फ्रंट पे भी भरपूर जो है वो काम किया है। सो कैसे देखती हैं इस तमाम तर चीज़ें को, ख़ास तौर पे जब प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था वहाँ से पाकिस्तानी कौम ने उसका डिजिटली बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब भी वॉर होती है तो वॉर एक तो होती है जो कन्वेंशनल वॉरफेयर होता है, जिसमें मिसाइल और एयर एक्टिविटी, जिसमें हमारी PF ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। और उसके अलावा जो है एक दूसरी वॉर होती है जो कि डिजिटल फ्रंट पर होती है और मीडिया वॉर जिसे हम कहते हैं, सोशल मीडिया पे भी होती है और कन्वेंशनल मीडिया पे भी होती है। और आजकल के ज़माने में दिस इज ऑलमोस्ट एज इम्पोर्टेंट एज द वॉरफेयर व्हिच इज द कन्वेंशनल वॉरफेयर। तो हमने देखा कि इसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा झूठ का साथ लिया। उन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट किया कि पाकिस्तान, अगर आपको याद हो तो जो पहला दिन था जब इंडिया ने अटैक किया तो वहाँ पे ये खबरें चल रही थी कि उन्होंने कराची को फतह कर लिया, कराची एयरपोर्ट को फतह कर लिया और उन्हें लाहौर एयरपोर्ट को फतह कर लिया और उन्हें पता नहीं इस तरह की खबरें चल रही थी एक हिस्टेरिया क्रिएट करने के लिए और एक वो विक्ट्री का सेंस देने के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके हर जगह पे कब्जा कर लिया, जबकि पाकिस्तान में हमें ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। तो वो दुनिया को ये दिखा रहे थे। तो उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो एक झूठ का साथ लिया है अपने इस मीडिया वॉरफेयर में। मगर उसका नुकसान ये होता है कि उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी है दुनिया के आगे भी। आपने देखा होगा बहुत सारे वेस्ट में भी ऐसे प्रोग्राम्स आए और उनका थोड़ा बहुत मजाक उड़ाया गया, जहाँ पे ये क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा एग्जैजरेट किया इस बात को कि उन्होंने ये पता कर लिया वो पता कर लिया, कि उसके बाद फिर उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत हर्ट हुई। तो इस वजह से पाकिस्तान ने एक मैच्योर स्टैंड अपनाए रखा, एक बैलेंस्ड रिपोर्टिंग थी हमारी। हमने उस मीडिया वॉरफेयर में इस तरह नहीं गए कि हमने झूठ का बहुत ज्यादा हमने सहारा लिया हो, जिसकी वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी बहरहाल बरकरार रही। और जो हमारे हैकर्स थे हमारे साइबर वॉरफेयर में, हमने वहाँ पे हमने अपनी महारत दिखाई, वहाँ पे हमने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई, हमने उनके सिस्टम्स को भी हैक किया। बिल्कुल कमल, हमने उनके इलेक्ट्रिक सिस्टम्स को भी हैक किया। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को भी हैक किया। तो ये एक हमने
काफी अपनी महारत वहां पे दिखाई, जो कि एब्सोल्युटली मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात। कमल, ये सारी चीज़ें तो एक तरफ, बट ऑन द डी डे व्हेन दिस वॉर वाज हैपनिंग, पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि अब जंग करने के जो उसूल हैं, जो तरीक़े हैं, वो तब्दील हो चुके हैं। ख़ास तौर पे जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लेके भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट को हैक करना, एंड देन गोइंग टू द नेक्स्ट फ्रंट, द बिगेस्ट विक्ट्री वॉज जो उनका नॉर्दर्न एयर कमांड था, उसको डिजिटली बिल्कुल डाउन कर देना, हैम्पर कर देना, मफलूज कर देना। लाइक यू कैन हैव नंबर ऑफ मिसाइल्स इफ़ यू वांट, बट अगर आप उसको चलाने के काबिल नहीं रहते, अगर यू डोंट हैव योर आइज ऑन इट, और उसमें तो कल मैं ये भी देख रहा था कि जो मीटिंग्स हो रही थी भारत की हाई कमान की, उसकी तस्वीर भी हमारे पास थी। सो दिस इज ह्यूज व्हेन इट कम्स टू द साइबर वॉर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत ह्यूज है, और ये सिर्फ ह्यूज एक साइबर वॉर के पर्सपेक्टिव से नहीं, वॉर के पोस्ट वॉर भी ये बहुत ह्यूज है। हमने ये दिखा दिया है कि इंडिया, जो कि इतना वो क्लेम करते थे कि वो टेक्नोलॉजी में वो इतने आगे हैं और सिक्योरिटी में, हमने दिखा दिया है कि हम उनकी सिक्योरिटी कितनी वल्नरेबल है और कितनी आसानी से हमने उनको जो है हैक कर लिया, और उनके इतनी सेंसिटिव चीज़ों को हैक कर लिया। अगर इतनी सेंसिटिव चीज़ें हैक हो गई हैं, जो डिफेंस रिलेटेड चीज़ें थी वो हैक हो गई हैं, तो फिर आप ये देख लें कि जो बाकी जो नॉन सेंसिटिव चीज़ें उनकी सिक्योरिटी कैसे होगी, क्योंकि ये तो कहा जाता है कि जो सेंसिटिव या डिफेंस रिलेटेड सिक्योरिटी होती है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है, जिनको पाकिस्तानी हैकर्स ने, पाकिस्तानी टेक्नोलॉजिस्ट ने उनको भी हैक कर लिया है। एक तो ये बताता है दुनिया को कि पाकिस्तान में किस तरह का टैलेंट है और पाकिस्तान की क्या कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान की क्या टेक्नोलॉजी है। जब साइबर सिक्योरिटी की बात आती है तो पाकिस्तान रियली इज इन ऑन द टॉप। इस तरह की जो वॉरफेयर में इस लेवल की हैकिंग पहले नहीं हुई, कभी भी दुनिया में सुना नहीं है। तो इस वजह से जो है वो ये एक बात तो जाहिर हो गई और इस्टेब्लिश हो गई कि पाकिस्तान के पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी और सुपीरियर एक्सपर्टीज है when it comes to बिल्कुल, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी भी है, स्ट्रेटेजी भी है और ट्रेनिंग बड़ी शानदार है अगर बात करें मुसल्लह फौज की। लेकिन कब समझती हैं कि भारत का हमने देखा इन दिनों जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्या होता रहा कि पाकिस्तान में ये हो गया है, कराची का जो पोर्ट है वो तबाह कर दिया गया। मतलब कैन यू इमेजिन कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप इतनी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इतनी गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, एक इतनी बड़ी रियासत होने के नाते इतनी आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो क्या पैगाम दिया भारत ने, अपनी जग हसाई की, क्या सियासी मकासद थे जो हासिल करना चाहते थे, आपका उल्टा पड़ गई सारी चीज़ें आपको? देखिए, हमने जब पहलगाम अटैक भी हुआ तो हमारा ट्विटर, हमारा सोशल मीडिया, हमारी कौम उसको, सिविलियन डेथ को बहुत ज़्यादा उसकी मजम्मत कर रहे थे और हमारी एक बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच थी। अच्छा, पाकिस्तान में एक टीम चलती है, हमने ह्यूमर से भी काम लिया, मगर हमारी एक बैलेंस्ड अप्रोच रही। हमारी रिपोर्टिंग में बहुत कोई झूठ का सहारा नहीं लिया गया। अलबत्ता इंडियन साइड पे हमने देखा कि ओवर इमोशनल, ओवर नेशनलिस्टिक, बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान की तरफ हेट्रेड, बहुत ही ज्यादा जो कैजुअलिटीज भी हो रही थी उसके ऊपर कोई नदामत नहीं थी और बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन थी। और ये कहा जा रहा था, हमने ये भी पता कर लिया, कराची पोर्ट पता कर... अच्छा, उससे ये हुआ, ये हो सकता है कि उनकी एक स्ट्रैटेजी हो, मगर उस स्ट्रैटेजी से हुआ ये कि उनको दुनिया ने सीरियस लेना छोड़ दिया। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी दुनिया के आगे। ठीक है, वो एक अब आपने देखा होगा, नोआ ट्रेवर एक बहुत फेमस कॉमेडियन है और उनके न्यूज प्रोग्राम्स आते हैं इस पे अमेरिकन मीडिया पे, वेस्टर्न मीडिया पे। वो उन्होंने मजाक उड़ाया, वो ये कह रहे थे कि जी जब इंडिया और पाकिस्तान सामने आएगा तो इंडियन सोल्जर्स जो है वो बॉलीवुड डांस करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह देखिए, जब इस तरह की नॉन सीरियस और इतना ज्यादा झूठ बोला जाए तो क्रेडिबिलिटी लूज होती है। वो लगता है कि कोई थिएट्रिक्स चल रही है, कोई फिल्म चल रही है।
तो ये कोई बहुत अच्छी, मेरे ख्याल में अगर मैं सिर्फ एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव से भी पाकिस्तानी ना होकर सोचूं, एक इंडिपेंडेंटली सोचूं, तो मेरे ख्याल में ये कोई बहुत अच्छी वॉर स्ट्रेटजी नहीं है कि आप इतना ज्यादा एग्जैजरेशन करें और इतनी थिएट्रिक मीडिया में डिस्प्ले करें। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच केवल, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। तो यकीनन भारत ने अगेन झूठ का पुलंदा, जैसे मैं कह रहा था कि उन्होंने बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ जो हैं वहाँ के सेन लोग वो अब सामने आ गए हैं और भारत के एक साफ़ी भी हैं और बेसिकली थिंक टैंक के सरबराह भी हैं प्रवीण साहनी। उन्होंने जो गुफ्तगू की है, फोर्स मैगजीन के एडिटर भी हैं और ही हैज़ बीन लाइक इन टू दिस थिंग फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स इन द डिफेंस एंड ऑल। तो उन्होंने जो पाक भारत जंग में किसने क्या खोया और क्या पाया, हम क्यों आपको बताएं, ये एक भारतीय की ज़बानी आप सुनिए। भारत के खिलाफ जिस तरह से आवाज़ें उठ रही हैं, मोदी सरकार के खिलाफ जो आवाज़ें उठ रही हैं वो दुनिया देख रही है, लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर लेते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बड़े फैसले सामने आ गए। न्यूजीलैंड के माइक हैसन को पाकिस्तान वाइट बॉल का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ट्वीट में हैसन की तकर्रुरी का ऐलान कर दिया। एब्सोल्युटली, और उसमें अब ये भी है कि ये तो खैर चीज़ होनी ही थी। बाय द वे रात में जो हम प्रोग्राम करते थे पीएसएल का, उसमें यू हैव डन दिस ब्रेकिंग कि माइक हैसन जो हैं वो बनने जा रहे हैं चार्ज अब संभालेंगे अमिडस्ट ऑल दिस। और आकिब जावेद जो चाह रहे थे उनको भी वही मिल गया, यानी कि वो अब जाएंगे हेडक्वार्टर्स और वो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर उनको तैनात कर दिया गया है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। फिर दूसरी चीज़ें ये भी हैं कि अब पीएसएल जो है उसकी भी डेट अनाउंस हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सो क्रिकेट रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें अब देखना ये है कि बांग्लादेश का टूर है, दैट्स ऑल्सो ऑन द कार्ड्स। और लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि मोहसिन नकवी जो है उन्होंने ट्वीट करके बता दिया कि भाई ये अब सिचुएशन है। तो पाकिस्तान के क्रिकेट में अब क्या कुछ चल रहा है, इस पे अगेन देयर इज़ अनदर इशू। जो मेंटोर्स हैं फाइनली उनसे अब छुटकारा मिल गया है, जिनमें सकलैन मुश्ताक, वकार, सरफराज, मिसबा। शुएब मलिक को कहा जा रहा है कि उन्होंने ख़ुद से जो है वो रेजिग्नेशन दी है। और मेंटोर्स जो हैं उनको काम था नया टैलेंट सामने लाएंगे, लेकिन वो पता नहीं कौन सा टैलेंट सामने आया, आई डोंट नो कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब कहना यह है कि इंज़माम और मिसबा को बोर्ड में अहम जिम्मेदारी भी मिलने का इम्कान है। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट में। लेट्स बिगिन विद माइक हैसन। और ये राइटिंग ऑन द वॉल था हैदर भाई के माइक हैसन ही आ रहे हैं। वो डिबेट के जी फॉरेन कोच होना चाहिए कि हमारा वाला होना चाहिए, वो डिबेट अब ख़त्म हो गई है। कैसे रेट करते हैं माइक हैसन को एज कोच? देखिए, माइक हैसन तो एक अच्छे कोच माने जाते हैं, प्रोफेशनल कोच माने जाते हैं। और न्यूजीलैंड की कोचिंग की, कीनिया की टीम की कोचिंग की, इसके अलावा न्यूजीलैंड में क्लब्स की कोचिंग, उनकी जो काउंटी टीम्स हैं उनकी कोचिंग करते रहे, डिवीज़न की टीम्स की। तो अच्छे कोच हैं, अच्छे इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी अच्छा काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अपनी जो परफॉर्मेंस है इस साल की बड़ी अच्छी है। अगरचे वो 2-3 मैच लास्ट हार गए, लेकिन उसके बावजूद टीम को एक टॉप टीम में शामिल किया जा रहा है। तो माइक हैसन बज़ात खुद तो एक बहुत अच्छे कोच हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये नहीं है कि कौन सा कोच कितना अच्छा है। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि उसका और प्लेयर्स का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, बोर्ड का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। फिर कोच चिल्लाते थे, जैसन गिलेस्पी के साथ क्या हुआ सबके सामने, यानी जैसन गिलेस्पी ने तो शिकायतों के अंबार लगा दिए, मुझे कैसे हटाया गया। उससे पहले फिर मिकी आर्थर थे, उनके साथ कितने इख्तलाफात हुए, उनको 2 साल या 1.5 साल की तनख्वाह घर बैठ के दी गई, यानी हटा दिया और उसके बाद उनको घर पहुंच के सैलरी भी पहुंचाई जाती रही। उसके बाद फिर आकिब जावेद आ गए। आकिब जावेद ने तो खैर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो कोचेस आप कोई से भी लें, आप जॉन बैकेनन ऑस्ट्रेलिया के नामवर कोच थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को टॉप 1 में पहुंचाया था। फिर उनके डैरन लेमन थे, बड़े जबरदस्त कोच थे, उसको ले, मतलब आप किसी को भी लें, लेकिन आपका सिस्टम तो नहीं चेंज होने वाला है। फिर मसला ये होता है कि हमारे यहाँ जो भी नया कोच आता है वो अपने साथ बहुत सारे अपने असिस्टेंट्स लेकर आता है। अब जब ये आएंगे, हैसन आएंगे, अब ये देखना है इस्लामाबाद से कितने लोग लेकर आते हैं। लास्ट टाइम भी जब वो आए थे यहाँ डीन जोन्स से जब पूछा गया तो उन्होंने पूरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जितनी भी टीम थी वो सारी बोर्ड में शामिल करा दी थी। तो अब ये माइक हैसन क्या रेहान उल हक टीम के मैनेजर बन जाएंगे अब आके,
फिर दूसरे जो उनके हैं साथ में फिजियो हैं और सब हैं, क्या वो भी सब आएंगे? ये सब चीजें हैं। फिर उसके बाद प्लेयर्स के साथ कोऑर्डिनेशन, ये बड़ी चीजें हैं। अब आप हमें ये बताएं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से मेरा सवाल है कि आपने 60 लाख रुपए महीने दिए मेंटर्स को और उनको तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए आपने 3-4 महीने में 6 महीने में दे दिए हैं, और अभी मजीद 3-4 करोड़ आप देंगे, यानी 10-20 करोड़ रुपए आपने ऐसे लुटा दिए। लेकिन रिजल्ट क्या है? पाकिस्तान टीम टेस्ट में नंबर 7 पे, वनडे में नंबर T20 में नंबर 7 पे, वनडे में नंबर 8 पे, और चले हैदर भाई, नंबर गेम तो एक तरफ रखे ना, इनकी जिम्मेदारी ये भी थी कि नया टैलेंट लाएंगे। तो क्या नया टैलेंट लाए हैं अब तक? कोई नया, देखें मुझे बताएं, कोई नया टैलेंट नहीं आया। एक दो जो टैलेंट जिन्हें कहा जाता है वो आए T20 लीग से। लेकिन वो तो T20 से पहले भी ना हैदर भाई, वो तो T20 से पहले अंडर 19 से भी खेलते हुए आ रहे थे। अंडर 19 से भी खेलते। इसमें इनका क्या रोल है? बिल्कुल कुछ नहीं, मैंड्रोस ने, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक चैंपियंस कप हुआ और उसके बीच में मिसबाउल हक अमेरिका चले गए, यानी मैंड्रोस चैंपियंस कप चल रहा था और एक मैंटोर मिसबाउल हक चले गया अमेरिका। वहां जाके उन्होंने एक टेप बॉल टूर्नामेंट की पैसे लिए, वहां पे खेला नहीं, बस जाके बैठने के। यानी हमारा हाल ये है कि एक आदमी को हम बिठा देते हैं, पैसे दे देते हैं, उसके बाद पूछते नहीं तुम्हें तो आपने क्या किया। हैदर साहब, हाल भी यही है और सवाल भी खड़े हो गए हैं। लेकिन माइक हैसन की अगर बात करें, ठीक है, माइक हैसन का जो फैसला किया गया वो तो ठीक है, अच्छा फैसला हो गया। लेकिन अगर बात करें तो अलार्मिंग सिचुएशन तो है ना, कोई टैलेंट नहीं है, कोई परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही है और मुस्तकिल बुनियाद पे यही चला आ रहा है। लेकिन अगर आकिब जावेद की अगर बात कर लें, अभी डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस उनको तैनात कर दिया गया है, क्या कहेंगे? जब देखें जो चीज रह गई थी आकिब जावेद ने पाकिस्तान टीम को तबाह करने में, अब वो सेंटर में जाके कर देंगे। अब यहाँ टीम तो बर्बाद हो गई। अब जो वहां पे जो यंग प्लेयर्स, अंडर 19 के प्लेयर्स वहां पे ट्रेन करते हैं अपने आप को, उनका भी वो भी बर्बाद हो जाएंगे। यानी जब हमें पाकिस्तान की पिचेस पे और दुबई की पिचेस पे एक स्पिनर की जरूरत थी तो हम फास्ट बॉलर्स खिला रहे थे, और जब हम न्यूजीलैंड गए तो 3 स्पिनर्स यहाँ से लेके गए। यानी पता नहीं कहाँ चला गया माइंड इनका, मुझे समझ में नहीं आता। हम एक्सपर्ट होते हुए इतनी बातें कर लेते हैं, क्लब्स के खिलाड़ी होते हुए बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन हमारे ये आकिब जावेद साहब को समझ में नहीं आती है। सारा मसला यह है कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और बात आखिर में यही आती है, अगर कोई जरा सा बोलता है कि जी आप टीम के खिलाफ बोल रहे हैं, मुल्क के खिलाफ बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि बोर्ड हम पे बैन लगा देता है जर्नलिस्टों पे, आप एक्रेडिटेशन कार्ड आपका नहीं बनेगा, आपको जाने नहीं देंगे अंदर। तो इस चीजों से डरते हुए इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में जितने भी जर्नलिस्ट हैं 99% खामोश हो चुके हैं, क्योंकि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन हम सब चीजों को भूलकर एक चीज, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान के साथ इतनी, जब पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इतनी तबाही और बर्बादी होगी तो मैं समझता हूं कि सबको बोलना पड़ेगा। आकिब जावेद का कोई रोल नहीं था पाकिस्तान टीम को बनाने में या कुछ करने में। अब मजीद हो जाके तबाह होता यह है कि जब कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो उसको गिफ्ट के तौर पे क्लास का लगाया जाता है मॉनिटर। आकिब जावेद तो वो बच्चा है कि जो हुए फेल बुरी तरीके से, उसके बाद उनको क्लास का मॉनिटर नहीं, उनको CR मॉनिटर, स्कूल का हेडमास्टर लगा दिया गया है। मुझे समझ नहीं आती कि दुनिया किस दुनिया में रहती है और पाकिस्तान किस दुनिया में रहता है। जी बिल्कुल, देखिए ना, आकिब जावेद जो है वो इस काबिल नहीं थे उनको, बल्कि आकिब जावेद से मैंने खुद सवाल किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर आपको हटा दिया जाता है आप क्या करेंगे? मैं घर चला जाऊंगा। तो मैंने पूछा बोर्ड में कोई और ओहदा लेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी उन्होंने कहा आउट ऑफ क्वेश्चन दैट आई विल टेक एनी अदर पोजीशन इन द बोर्ड। नाउ ही इज बिकम, अब वो परफॉर्मेंस सेंटर के हेड बन गए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि ये सारे लोग जो हैं इनकी बातें सामने कुछ और हैं, अंदर कुछ और हैं। अब अच्छा, फिर माइक हैसन जब मैनेज बन जाएंगे, यहाँ पे टीम के कोच बन जाएंगे, फिर नया एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने वाला है। वो ये है कि माइक हैसन जो है, क्या वो चीफ सेलेक्टर भी होंगे या चीफ सेलेक्टर वही रहेंगे आकिब जावेद और उनके साथ जो असद शफीक है और वो होंगे? क्योंकि आकिब जावेद जब खुद कोच थे वो खुद चीफ सेलेक्टर थे। अब चीफ सेलेक्टर वो होंगे, माइक हैसन चाहेंगे मेरे पसंद के। यानी एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन शुरू होने वाली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के इस साल मैचेस ज्यादा नहीं है, थोड़े से मैचेस हैं, इसलिए झगड़ा भी कम होने वाला है। वाह वाह वाह, ये बड़ी अच्छी आपने बात बताई है। ना वो कहते हैं सराइकी में ना डोला उसी ना रोला उसी, तो मैच ही नहीं होंगे, इसलिए बहुत अच्छी बात की। अच्छा, मैं चाहूँगा थोड़ा सा PSL की भी बात कर ले सर। अब चलिए, गैर यकीनी के बादल छट गए हैं और
कहा तो ये जा रहा है कि जी PSL करा के ही हम दम लेंगे, लेकिन क्या वो इंटरनेशनल स्टार्स के साथ होगी? आई वाज वाचिंग IPL और उसमें बहुत सारे प्लेयर्स ने तो खैर मना कर दिया है आने से। तो PSL अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश का टूर, PSL, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। देखिए अभी स्केड्यूल तो दे दिया है कि 23rd को हम खत्म कर देंगे, 24th से जो है वो बांग्लादेश का टूर शुरू होगा, तो वो तो एडजस्ट हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बांग्लादेश के T20 मैचेस हैं उसको जल्दी करा लेंगे। असल मसला जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स का है, उसमें अब तक ये हमें न्यूज़ मिल रही है, कंफर्मेशन कोई भी नहीं है कि कराची किंग्स के प्लेयर्स जो हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि कराची किंग्स के पास कुछ रिटायर्ड प्लेयर्स हैं। फिर उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर ने भी कहा है कि हमारे प्लेयर्स भी कुछ आ रहे हैं। तो श्रीलंका के, बांग्लादेश के जो प्लेयर्स PSL में वो तो सब आ रहे हैं। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, जैसे डेविड वार्नर हैं वो आ रहे हैं, डेविड डीसा हैं वो आ रहे हैं, तो सिकंदर रजा हैं जिम्बाब्वे के वो आ रहे हैं। तो ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो अवेलेबल हैं और जो चाहते हैं कि हम खेलें क्रिकेट यहाँ पाकिस्तान में। लेकिन जो लोग जैसे माइक चैपमैन है वो नहीं आएंगे, डैरिल मिचेल ने कह दिया मैं नहीं आ सकता हूँ, तो बहुत सारे नहीं आएंगे। हो सकता है कि 2-4 आ जाएं, लेकिन असल मसला ये नहीं है कि स्टार इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं या नहीं आते हैं। असल चीज ये है कि हमने इस सिचुएशन में इस बात पे मैं समझता हूँ शाबाश देनी चाहिए PCB को और PSL की इंतजामिया को कि उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पे इसको इमीडिएटली अरेंज कर लिया है और PSL किसी भी शेप में कंप्लीट हो जाएगी अपने टाइम पे, ये सबसे अच्छी बात है। चलो ठीक है सैयद हैदर साहब, थैंक यू सो मच। देखते हैं कि करनी है, लेकिन वो किस तरीके से हम कंप्लीट करते हैं। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक अगेन। अच्छा, अब चाय हम सब पीते हैं और कराची में चाय इतनी पी जाती है जितना पानी नहीं पी जाता होगा, लेकिन ये जान लीजिए कि आपको चाय के नाम पे पिलाया क्या जा रहा है। सबसे महबूब ग़िज़ा है चाय, इसको मशरूब मशरिक़ भी कहा जाता है। लेकिन अब सिचुएशन अब ये हो चुकी है कि एक रिपोर्ट आई है करंट सिंध हुकूमत की तरफ से ही, और बताया जा रहा है सिंध फूड अथॉरिटी ने चाय में ख़तरनाक मिलावट की निशानदेही की है, इंस्पेक्शन का आगाज़ किया है। तो ये सब, इस इंस्पेक्शन से क्या कुछ हमें हासिल हुआ है, इस हवाले से हम अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन भी करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, चेयरमैन ग्रोसर्स होलसेलर्स एसोसिएशन, और इसके साथ साथ आसिफ जान सिद्दीकी, डीजी सिंध फूड अथॉरिटी। तो आप दोनों को वेलकम। सबसे पहले आसिफ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप लोगों की जो फाइंडिंग्स हैं सर, क्या हैं, क्या शामिल किया जा रहा है चाय की पत्तियों में, ये पॉलीफिनॉल्स क्या हैं, प्लीज़ हमें थोड़ा सा बताइए। चाय की जो हमने सैंपल्स लिए थे उसकी वजह एक्चुअली ये थी कि हम लोग ने एक स्टिकर बनाया था, मतलब थम्स अप स्टिकर, कि अच्छे काम करने वालों को अप्रिशिएट किया जाए। ये सोचकर हम निकले और हमने स्टार्ट किया उस फूड प्रोडक्ट से जो कि सबसे ज़्यादा हर तबके के लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चाय। तो सैंपल्स 200 हमने चेकिंग्स की और हमें जितने सैंपल्स मिले उसमें से दूध के 80% सैंपल्स में कंटेमिनेशन थी, 10% में पानी था, बाकी कंटेमिनेटेड चीज़ें नहीं थी और बाकी 10% प्योर था। लेकिन पत्ती जो थी उसमें हमें कलर मिला, नॉन फूड ग्रेड, और कुछ ऐसे भी केमिकल मिले पत्ती में जो एक हद से ज़्यादा थे जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हो सकते। तो ये फैंडिंग्स है। इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत हो सकती है, जो कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। स्टूडियोज़ में अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, ये जानना चाहेंगे, अगर कराची के शहरियों की बात करें तो चाय पीने के बड़े शहदाई होते हैं, बड़ा शौक ये चाय, दूध पत्ती के बड़े शौकीन होते हैं। दूध में भी मिलावट है, पत्ती में भी मिलावट है, क्या कहेंगे? देखें, सिंध फूड अथॉरिटी ने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया और अवेयरनेस भी दी है पब्लिक को, लेकिन पब्लिक भी अब समझे कि देखें चाय की पत्ती मुख्तलिफ आइटम है। ज़रा दिखाएं, आप दिखाएं। देखें 2200 रुपये किलो चाय की पत्ती है जो ओरिजिनल है, ठीक है। ये जो चाय खानों में बिकती है 800 रुपये किलो, ये खुली पत्ती है, लोकल 800 रुपये किलो।
और ये 2200 रुपये किलो। ये ब्रांडेड है। मवाजना तो आप खुद ही कर लेना। सही सही, जमीन आसमान का फर्क। जमीन 3 गुना फर्क। और आप ये भी देखें कि ये चाय की पत्ती, ये जो खुली जब चाय बनती है उसके बाद इस चाय को, ये ज़रा गौर करें, इस चाय को, ये कैमरा अगर फोकस कर सके, इस चाय को आप देखें। रघु भाई मुझे दे देना और आप बोलते रहें। देखें इस चाय को आपने पत्ती उन लोगों ने इस्तेमाल की और ये पत्ती यानी सुखाई जाती है। इसके बाद इसमें मैंने जो देखा कि मेहंदी का कलर भी डाला जाता है और इतने मुख्तलिफ पत्ते होते हैं और वो पत्तों को चाय की शक्ल दी जाती है। मेहंदी का कलर वो जिसमें केमिकल होते हैं, मेहंदी का कलर वो जो कि हाथ पे भी लगाएं तो जो वो खड़ के बाहर आ जाती है। जी जी। और आप देखें, एक ऐसा करें आप, ये अनब्रांडेड चीनी है, ये चाय है, सही है, इसको आप यूं करें चाय के कप में डालें अभी, और इसका कलर ऐसे बताएगा कि आप बोलेंगे ये एकदम येलो कैसे हो गया। और आप देखेंगे तो इसकी खुशबू भी देखेंगे, और ब्रांडेड में जब तक पकेगा नहीं कलर नहीं आएगा। अच्छा, ये जो है यानी कि ये जो यूज्ड पत्ती है ना, ये चाय पी ली हमने, यूज्ड पत्ती हो गई, इसको रिफ्रेश रीबफ करने के लिए इसमें मेहंदी कलर ये सब डाल दिया गया। आसिफ साहब, आप लोगों की क्या फाइंडिंग्स है? बिकॉज रऊफ साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो मतलब कि जहर है, क्राइम है, जानवरों को भी शायद हम यूज खाना नहीं डालते होंगे, लेकिन हम कराची वालों के साथ ये हो रहा है कि चाय की पत्ती जो इस्तेमाल हो जाती है उसको बचा के दोबारा सुखा के उसमें ये सारी चीज़ें मिला के, तो ये सब भी हो रहा है। आसिफ साहब, फाइंडिंग्स बिल्कुल ऐसे ही है। अब बात यह है कि ये सप्लाई कहाँ से हो रही है। रही बात जहाँ तक एक्शन की, तो देखिए कुछ अच्छे लोग भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, हमने भी तो कोई 200 के करीब तो लिए हैं सैंपल, और भी हम ले रहे हैं, लेकिन इसको मॉडल बनाते हुए इस इंस्पेक्शन को जो हमने की है उस पर हमने इनसे वो लेना शुरू कर दिए हैं। 2-3 अजला से मुझे आ भी चुके हैं कि अब मैं उनको कंपाइल करूंगा कि ये ले कहाँ से रहे हैं, कौन इन्हें दे रहा है, ये चीज़ कौन बना रहा है। वजह इसके कि इन छोटी दुकानों को हम लोग फाइन्स करें और इनको जो है जो सप्लायर है, वी वांट टू रेज अवर हैंड्स और टू हिम और हाँ, सो ये उस पर हम काम कर रहे हैं। अब वो रास्ता हमें जुड़िया बाजार ले जाता है, वो ट्रेन हमें कहाँ पहुँचाती है, लेकिन वी विल पुट आवर हैंड्स ऑन ऑन बिग शॉट्स। मैं बात करना चाहता हूँ, आप बताइए। आसिफ भाई, मैं आपको पहले अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने अवेयरनेस दी कराची वालों को। मैं तो सिंध फूड अथॉरिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने अच्छे इकदाम उठाए हैं, क्योंकि कैंसर की मौलिक बीमारी इसी चाय से और इसी दूध से हो रही है और मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। हमें किसी होटल को मार्क नहीं कर रहे, हम ये कहते हैं कि चाय खानों में बैठ के जो आप मुख्तलिफ लोग देखते होंगे, जवान भी 6-6 चाययाँ पी रहे हैं और बूढ़े आदमी भी कचहरी लगा के 6-6 आदमी 6-6 चाय पी लेते हैं। मुझे आप बताएं कि क्या उनके जो बीमारियां होंगी उनकी क्या शक्ल अख्तियार की जाएगी। ये दूध है, जो आप दूध भी देख रहे होंगे कि दूध में आपका चाय का, रऊफ भाई इस कैमरे में दिखा सकते हैं। हाँ, चाय का मुझे आप ये बता दें कि चाय में अगर दूध ये डाला जाए और इसमें झाग कैसे बनता है। मेरा पहला सवाल है साहब आपसे कि आप बताएं कि ये झाग कैसे बनता है। झाग के लिए भी दूध में केमिकल मिलाया जाता है और उसके झाग बनते हैं। आप चाय नॉर्मल पी लें, घरों में पी लें, झाग नहीं बनेगा। आसिफ भाई प्लीज इस पर कमेंट कीजिएगा। सारी जो फाइंडिंग्स हैं वो सारी लैब रिपोर्ट्स जो है ऑथेंटिक लैब रिपोर्ट है, उसके तनाजुर में हम बात करेंगे। तो बिल्कुल डिटर्जेंट मतलब मैं ज़्यादा तो नहीं, 20% में डिटर्जेंट पाया गया टुगेदर विद अदर केमिकल्स, जैसे सोडियम है, जैसे बोरिक एसिड है। तो वो उसकी वजूहत ये होती है कि गर्मियों में दूध को ट्रांसफ़र करना, चिलर सबके पास होते नहीं है, तो वो दूध में ये चीज़ें मिलावट करते हैं ताकि दूध ख़राब ना हो, जल्दी ख़राब ना हो। दूसरा मतलब दूध को तो आप कुछ ही देर में बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाते हैं अगर वो चिल में नहीं है तो स्टार्च उसमें मिलाते हैं ताकि वो गाढ़ापन उसमें आए। और स्टार्च तो की कोई भी शक्ल हो सकती है, डेंजरस केमिकल भी हो सकता है। अब सिंघाड़े को सुखा कर उसका पाउडर, बट इट वुड बी कॉस्टली, जिसको
असली कमाना है तो वो तो केमिकल डालेगा। तो ये चीज़ें हैं और मतलब उनके आसिफ साहब सेहत वो तमाम तर चीज़ें मिलाई जाती हैं जो कि हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के बिल्कुल मुतरादिफ हैं और इंसानी जान के लिए बिल्कुल जहर और नुकसान है। उसमें आसिफ साहब फिर कार्रवाई आप लोगों ने क्या की है, कुछ गिरफ्तारी, ये सारी चीज़ें बताएं। तो देखिए, गिरफ्तारी का उसका तरीकाकार लॉ में ये है, हम फाइन तो कर सकते हैं। जहाँ तक गिरफ्तारी ओके का सवाल है, हमें ये कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हमें जमा कराना पड़ता है और फिर ऑनरेबल कोर्ट सजा देती है जेल की भी और फाइन भी। लेकिन फाइन हम खुद भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज की कि ये 100-200 चाय के खानों पर फाइन करके हम लोग इसमें तदारुक करने में मतलब टाइम लगेगा, वक्त लग जाएगा। कितने चाय खाने, कितनों को फाइन करेंगे और रोज फाइन। बिल्कुल हम बिल्कुल मैं लोग जो इसके सप्लायर हैं उसकी ट्रेल पर काम कर रहे हैं एब्सोल्युटली कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सर आती कहाँ से इसको। बिल्कुल ठीक है जी आसिफ साहब, वक्त की सर कमी है, ये वक्त की सर कमी है, मैं इसलिए एक आपसे यही कहूँगा क्लोज इट सर डाउन। कि आपके कैमरे के तवज्जुह से बिल्कुल मैं यही ठीक है रॉक कहूँगा, साहब, बिल्कुल आपसे ठीक है। दरख्वास्त करूँगा कि ये हमारे बच्चे, बुजुर्ग, उनका खवातीन जो ख्याल भी किया हैं, बिल्कुल ये उनका- मर्ज में लाक हो उनका रहे हैं। ख्याल किया अगर जाए। सिंध की ठीक बात है, करें आप, बिल्कुल सिंध ठीक फूड अथॉरिटी, और आप डायरेक्टर जनरल हैं, तो मैं ये कहूँगा कि कराची से बाहर निकलें, चलें ठीक है सुपर सर। हाईवे से और सिंध में निकलें, वहाँ उससे बुरा हाल है। इसी के साथ साथ वक्त इतना ही, एक बार फिर हाजिर होंगे नई चीजों के साथ, नई चैलेंजेस के साथ। अभी के लिए इजाजत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।